हाँ, मैंने बंद कर दिया। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से धात के फेसबुक लाइव में। और मैं अर्चना गौड़ी एक बार फिर आपके साथ हूँ, अंकिता का जिक्र लेकर। अंकिता एक ज्योति कार्यक्रम के साथ, जिसमें हम लोग एक संवाद श्रृंखला कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और ये श्रृंखला हम लाइव तो कर ही रहे हैं, साथ साथ हम स्कूलों में, कॉलेजों में, कई सारे संस्थानों में जाकर भी, यानी आम लोगों के बीच में जाकर भी हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा मुद्दा, जो सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे घटनाक्रम का और रहा है, वो है जेंडर समानता और महिला सुरक्षा। और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है, वो पिछले कई सालों से उठता रहा है। पिछले कई सालों भी क्या कहूंगी मैं, दशकों से, सदियों से उठता रहा है। लेकिन उत्तराखंड में हाल ही में जो घटनाक्रम हुए हैं, और खास करके अभी कुछ महीनों में, उसे देखते हुए इस मुद्दे पर बात करना और एक संस्था होने के नाते हमारा फर्ज भी है और जरूरत भी। इसलिए हम इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं। आप लोगों का समर्थन भी हमें मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है। आशा करते हैं आप लोगों में से जो भी इस कार्यक्रम से भी जुड़ना चाहेगा, नीचे नंबर दिए गए हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं। आज के इस संवाद में और विलंब ना करते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे पहले जो अतिथि हैं, जो हमारे पहले गेस्ट हैं, डॉक्टर प्रेम बौखंडी जी। और यूं तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपने आप में बहुत जाना पहचाना नाम है। आपने उत्तराखंड आंदोलन में न केवल हिस्सा लिया, बल्कि उत्तराखंड आंदोलन की जो आग थी, उसे उत्तराखंड और या उस समय कहीं उत्तर प्रदेश से निकाल करके जेएनयू तक लेकर जाना, और दिल्ली जैसे शहर में इतने बड़े यूनिवर्सिटी में उस आग को और बड़ा बनाना, विद्यार्थियों के बीच में लेकर के जाना, एक बहुत, आपने उसमें एक हिस्सेदारी की है। इतने बड़े आंदोलन में आपका जो रोल था वो बहुत सराहनीय रहा है। आप ना केवल पत्रकारिता में बहुत बड़ा नाम है, बल्कि आपने राज्यसभा जैसे इतने बड़े टीवी के साथ, नेशनल लेवल के टीवी के साथ रिसर्च और डेवलपमेंट विंग के हेड रहे हैं आप। आपके मतलब मैं बारे में जितना बताऊं, मुझे लगता है वो कम ही कम है। फ्रेंड्स ऑफ हिमालय की बात कर लें, या और भी जो भी मुझे लगता है बड़ी संस्थाएं रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं, सभी आपसे सलाह लेते हैं, सभी से आपका कहीं ना कहीं जुड़ाव रहता है। और उत्तराखंड के मुद्दों को आप इतनी अच्छी तरह समझते हैं कि हाल ही में आपने ही एक पार्टी का घोषणा पत्र भी लिखा, और वो इतना बेहतरीन रहा कि कई सारी संस्थाएं और कई सारे लोग जो उत्तराखंड का मर्म समझते हैं, वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर प्रेम बौखंडी जी का, कि वो आज हमारे साथ आए हैं, और धन्यवाद भी कि वो हमसे जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर बात करने के लिए। तो आपका बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर। धन्यवाद अर्चना। जी। और आज के जो हमारे दूसरे अतिथि हैं, वो हैं अजीत सिंह जी। आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप लोगों के साथ इस मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ। अजीत सिंह जी पत्रकार तो है ही, लेकिन एक पत्रकार होते हुए एक ऐसा क्षेत्र जो बहुत कम पत्रकार है जिस पर काम करना पसंद करते हैं, ग्रामीण कृषि क्षेत्र। आप उससे जुड़े, आपने उस मुद्दे को उठाया, उस मुद्दे पर काम किया, गांव गांव में जाकर। उत्तराखंड वैसे भी एक बहुत दूरस्थ सा क्षेत्र है, जो हमारे गांव है, पहाड़ है, वो बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में है। वहां जाकर के उस मुद्दे पर काम करना, एक पत्रकार होने के नाते आपने सबके लिए एक मिसाल मिसाल पेश की है, पत्रकारिता के लिए भी। आप दैनिक भास्कर, अमर उजाला, आउटलुक जैसे बड़े संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं। तो सर, हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप और प्रेम बौखंडी सर भी मित्र बोल लूं मैं, या साथ रहे हैं, आप लोगों ने साथ भी काफी काम किया है। तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा है कि आज आप दोनों हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद स्वागत है अर्चना सर। जी। धन्यवाद। धन्यवाद। ये हमारे हमारे लिए भी सब सौभाग्य की बात है। जी, धन्यवाद सर। तो सर, मैं मतलब बहुत ज्यादा घुमा फिरा के ना बोलते हुए और बहुत ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आती हूँ। और अंकिता के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो मेरा सबसे पहला सवाल है, जो एक महिला होने के नाते मेरे मन में उठता है, या मेरे जैसी और भी बहुत सारी महिलाओं के मन में उठता है, और बहुत कम होता है कि हमारे साथ यहाँ पुरुष साथी आते हैं बात करने, और जिनकी उस लेवल की समझ भी हो पाती है कि हम उनसे इस तरह के सवाल पूछ सकें। तो ये सवाल मुझे बहुत था कि मुझे आपसे पूछना है। आप दोनों के लिए यही है, मैं चाहूंगी आप दोनों ही इस पे मुझे जरूर अपने विचार प्रस्तुत करें कि एक पुरुष होने के नाते, निश्चय हम सभी जानते हैं कि पितृसत्तात्मक हमारा समाज है, पितृसत्ता है पूरे समाज में, ना केवल भारत में बल्कि दुनिया के अधिकतर भागों में।
बहुत कम ऐसे स्थान है जहाँ पे हमें कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं। तो इस पितृसत्ता का लाभ निश्चय ही एक पुरुष होने के नाते आपको कहीं ना कहीं मिलता है। और आप इसे किस एक पुरुष होने के नाते, क्योंकि आप लोग संवेदनशील लोग हैं, आप इन मुद्दों पर काम करते हैं, आपने इतना काम किया है कई सारे संवेदनशील मुद्दों पर, महिला हितों की भी बात की है, लेकिन फिर भी एक पुरुष होने के नाते कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर किसी चीज का फायदा हमें मिल रहा होता है तो चाहते ना चाहते हुए हम उसका फायदा उठा भी लेते हैं और इससे एंजॉय भी करते हैं। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव रहा है पितृसत्ता के प्रति, और अपनी निजी जिंदगी में क्या आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि कोई परिवर्तन आए, या आपने कुछ ऐसा किया हो कि आपके एक घर परिवार में या कार्यस्थल में या कहीं भी कि कोई बदलाव लाने की कोई कोशिश हुई हो? प्रेम सर, मैं पहले आपसे ले लेती हूँ जवाब। जनरली अगर मेरे केस में मामला ज्यादा, शायद मैं पहले से सेंसिटिव भी था, और चूंकि मेरी 3 छोटी बहनें हैं और गढ़वाली समाज में ये तो है कि सबको बराबर का इतना अधिकार तो है कि वे पढ़ सकते हैं। ये जरूर है कि एक टाइम के बाद जिस तरह से मुझे बाहर जाने का किसी ने रोका नहीं, उस तरह से मेरी बहनों को शायद उतना ऑप्शन नहीं मिले होंगे। इसको मैं कह सकता हूँ कि कई बार पितृसत्तात्मक जो बातें हैं उसका पहाड़ में तो नुकसान भी होता है, क्योंकि अब बड़ा भाई होने के नाते 3 बहनें छोटी हैं, वो जिम्मेवारियां बहुत कम उम्र से हमको निभानी पड़ गई। लेकिन इसमें एक मेरा क्लासिकल एग्जाम्पल है मेरे पास। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हम लोग, मैं पहाड़ के स्कूल में पढ़ता था, सकनोली खाल मेरा स्कूल था पोखड़ा के पास में, और हम अपनी क्लास में 5 बच्चे थे जो सबसे बहुत पढ़ने में बहुत तेज थे। उसमें से 2 बच्चे एक इस गांव के थे, तीसरा एक दूसरे गांव का था, और 2 हम एक गांव के थे। और मेरे साथ एक दूसरी लड़की थी जो एक रिश्ते में भतीजी लगती थी, हालांकि मेरे से उम्र में कुछ 2 4 5 महीने ज्यादा ही रही हो। हुआ ये कि पांचवी छठी तक हम लोग साथ थे, पांचों के बीच में कंपटीशन चलता था कि कौन आगे निकलेगा कौन पीछे निकलेगा। 7वीं में मेरा हाथ टूट गया और मैं पहाड़ से दिल्ली चला गया। उसके बाद वो स्कूल चूंकि 8वीं तक ही था, अनफॉर्चुनेटली 8वीं के बाद उस लड़की के साथ कोई जाने वाला व्यक्ति नहीं था कि उस बड़े स्कूल में, दूर तक के स्कूल में उसके साथ घर से कोई जाए। तो मैं ही उसका दोस्त भी था, क्योंकि हम परिवार के एक ही परिवार के थे हम लोग। और मेरे जाने का जो नुकसान मुझे आज तक लगता है कि उसको हुआ है, उसने 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं करी, उसकी शादी जिस घर में हुई थोड़ा वो घर भी बहुत बढ़िया नहीं निकला, और अनफॉर्चुनेटली वो लड़की आज दिल्ली के गाजीपुर में ऐसी, मतलब वो महिला अब तो बड़ी उम्र की महिला है, एक गाजीपुर में ऐसी दुकान में बाहर जो नहीं होते गेहूं वहूं साफ कर रहे होते, उस तरह का बहुत छोटा सा काम करती है। मुझे लगता है कि वहां पर एक पितृसत्तात्मक मामला तो रहा होगा। अगर वो परिवार जैसे मेरे केस में अगर होता और वो चली जाती, तो मेरा परिवार तो मुझे तब भी स्कूल भेजता, चाहे जंगल के बीच में से जाना पड़ता, खोजने जाना पड़ता, लेकिन उसको किसी ने नहीं भेजा। संभव है कि मैं होता तो वो जरूर जाती, क्योंकि ये साथ साथ में चली जाती। लेकिन 8वीं के बाद चूंकि स्कूल, अच्छा मैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूँ, मैं अर्ली 80s की बात कर रहा हूँ, जब स्कूल भी 15 किलोमीटर दूर होता था, तो 15 किलोमीटर पैदल जाना है तो किसके साथ जाएगी, नहीं मिला। अनफॉर्चुनेट उसकी पूरी लाइफ खत्म हो गई है। तो पितृसत्तात्मक का ये तो एक मामला है। पहाड़ के अंदर मैं जो देख रहा हूँ कि डायरेक्टली हम ऐसा तो नहीं कह सकते हमको बहुत फायदा होता है, लेकिन इतना तो फायदा होता है कि हम लड़ भिड़ के घर से बाहर निकल सकते हैं। जो कि जब मैंने अपनी बहन के लिए, अपनी खुद की बहन के लिए, मैं चाहता था कि वो जेएनयू आए, मैं खुद जेएनयू में था, मैं चाहता था कि वो जेएनयू आए, एमफिल करे, पढ़ने में बहुत तेज थी। लेकिन मेरे परिवार ने भी, और डायरेक्टली परिवार ने नहीं तो लेकिन परिवार के आसपास लोगों ने जो जेएनयू को लेकर एक मिथ बनाया हुआ है, उस मिथ की वजह से उसको नहीं अलाउ किया। या फिर ये दबाव कि भाई वो 22-23 की हो गया, उसकी शादी की बात करनी है, तुम उसे एमफिल करने ले जा रहे हो, तुम खुद तो बिगड़ रहे हो, उसको भी बिगाड़ रहे हो, क्योंकि जेएनयू को लेकर एक लोगों के दिमाग में जो मिसकंसेप्शन है उसकी वजह से। तो ऑफकोर्स उसके फायदे हुए हैं, लेकिन चूंकि पर्वतीय समाज में थोड़ा नुकसान भी हुआ है। हमारे पास कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं, बड़ी जमीनें हो कि भाई परिवार से हमको मिली है, तो उस तरह फायदे नहीं है। बड़ा भाई होने के नाते नुकसान भी काफी झेले हैं। तो कह सकते हैं कि मिक्स है। और रही बात जो तुमने एक सवाल पूछा आपने कि हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो उस पर मेरा ये कहना था कि मैं जब भी अपनी बहनों को लेकर रहा, छोटी क्लास से ही मैं हमेशा रहा कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े और बराबरी करें। मैं अपने आसपास मेरी बहनें हो या कोई भी महिला हो, मेरी जो भी महिला आसपास, उन सबको कहता हूँ कि गाड़ी चलाना सीखो। वो गाड़ी चलाना इसलिए सीखो कि गाड़ी चलाना सबसे बड़ा, मैं स्कूटी को कहता हूं कि स्कूटी ने महिलाओं को एक बहुत बड़ी आजादी दी है। वो आसानी से महिलाएं इधर से उधर जाते थे, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये बात आज से नहीं, 25 साल से 30 साल से लगातार सबको कहता हूं कि आप गाड़ी चलाना सीखो, आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। ठीक है, मैं इस बात को लेकर बहुत अलाउ नहीं करता हूं
कि मेरी बहनें या मेरे घर की महिलाएं रात को बहुत ज्यादा बाहर घूमे, वो शायद मेरा उनके प्रति एक सुरक्षा का कंसर्न रहता है। लेकिन मैंने उनको गाड़ी सीखने के लिए, मैंने टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, कभी हमारी जितनी भी मेरे आसपास महिलाएं हैं उन सबको हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। ये मैं एक मेरी जनरल आदत है। हाँ जी, जी। बहुत अच्छी बात आपने सर कही कि मतलब ये हम भी कहते हैं, क्योंकि अक्सर ये मिथ है कि सबको लगता है कि पितृसत्ता के सिर्फ फायदे मिल रहे हैं पुरुषों को, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। खुल के रोने नहीं दिया जाता है। जो बहुत बड़ी आपने बात कही, जिम्मेदारी कि परिवार का पालन पोषण करने की, या अगर भाई है, भले ही बहनें बड़ी हैं, फिर भी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी का जो बोझ होता है परिवार को चलाने का, पालने का, या फाइनेंशियल जो बोझ होता है वो लड़कों पर ही आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है पितृसत्ता का। लेकिन फायदे तो निश्चित है कि थोड़े ज्यादा हैं। जैसे कि आजादी की आपने बात की, और पढ़ाई से रिलेटेड खास करके कि अगर आगे पढ़ना है, कहीं दूसरे शहर जाना है, तो थोड़ा सा आसान होता है निश्चय ही। तो यही बात, अजीत सर आप भी प्लीज बताइए अपना जो एक्सपीरियंस आपका रहा हो, या आपके आपने क्या देखा, क्या फायदे आपको मिले और क्या नुकसान रहे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पितृसत्ता के फायदे हैं, और कोई जो भी उस किसी के लड़का होने में, लड़की होने में उसका अपना तो कोई ऐसा योगदान नहीं है। लेकिन फिर भी जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, वो और जिस सामाजिक परिवेश में व्यक्ति होता है, उसका जो एडवांटेज है, जो असमानताएं हैं जेंडर के बीच, वो उसके हिस्से में आती ही आती हैं। वो कहीं कम हो सकता है, कहीं ज्यादा हो सकता है। जहां तक मैंने जो बहुत ही करीब से जो देखा है, उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरी माँ है, वो एक ऐसे ग्रामीण परिवेश से आती हैं, वो बहुत पढ़ना चाहती थी, लेकिन वो कक्षा 5 से आगे नहीं पढ़ पाई, क्योंकि आप सोच सकते हैं 70 के दशक में उत्तर प्रदेश के माहौल में स्कूल दूर दूर थे, तो वो चाह के भी, और उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो पढ़े, लेकिन वो कक्षा 5 से आगे नहीं पढ़ पाई। उसके बाद के दौर आता है, जो मेरी पत्नी है या मेरी बहन है। क्योंकि मेरे पिताजी शिक्षक हैं, अभी रिटायर हुए हैं, तो शिक्षक थे, उनको अवेयरनेस थी, तो उन्होंने हम सभी बहन भाइयों को मौके दिए। मेरी बहन भी बाहर पढ़ी रह के, जब जहां तक कॉलेज थे वहां किया, उसके बाद अगर बाहर जाने की जरूरत थी, उसमें कोई फर्क नहीं था। लेकिन जो मेरी वाइफ है, उनके यहाँ मैं एक ऐसा फर्क देखता हूँ कि उनके दोनों भाई, एक आईआईटीएन है, एक बीएचयू से पढ़े हैं, और उन्होंने गांव के पास के ही एक स्कूल कॉलेज से प्राइवेट, जैसे होते हैं ना बीएड, प्राइवेट से पढ़ा, और उनकी बड़ी इच्छा थी आगे पढ़ने की। तो शादी के बाद उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, हमारी शादी होने के बाद भी 2 साल पहले बीएड किया, और फिर आगे मास्टर्स किया उन्होंने। और वो इत्तेफाक रहा कि मेरी सिस्टर और मेरी वाइफ एक साथ हॉस्टल में रह के पढ़ी है। तो ये संभव हो पाया मेरे पिताजी की वजह से। लेकिन सब लोगों को ऐसा शायद माहौल या अवसर नहीं मिलता, ये एक सच बात है, और ये बहुत बड़ा अंतर है। तो मेरी कोशिश ये है अपने लेवल पे, मेरे एक बेटी है, एक बेटा है, कि ये जो फर्क है, कम से कम जो मेरे सामने है, जो मेरे मेरी मेरी सीमाओं के दायरे में, कम से कम वहां तो फर्क ना हो। चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बात है या और अवसरों की बात है। और ये चीजें घर से बहुत छोटे छोटे लेवल से शुरू होती हैं। अक्सर क्या होता है, माँ है, कोई काम बताएगी तो बेटी को बताएगी। तो मेरी कोशिश ये रहती है जितना हम कर सके, भाई बेटे को बताओ ज्यादा काम, अगर बताना है कुछ इस तरह का। ये बहुत छोटी छोटी चीजें घर से। आमतौर पे क्या हो रहा है कि हम लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं आत्मरक्षा की। हमको ट्रेनिंग देने की जरूरत है लड़कों को, क्योंकि खतरा उनसे है। जो विक्टिम है, जो परेशान है, उसके ऊपर हम और ट्रेनिंग का भी बोझ हम उसके ऊपर डाल रहे हैं, जिससे खतरा है उसको ट्रेन करने के बजाय। तो ये जो सारा बर्डन है, अगर जो हमारे रीच के अंदर है, हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को, हम उनको ज्यादा सेंसिटिव करें, उनको ज्यादा हम समझाएं। और जो हमारे, कम से कम हम तो अपने बच्चों के बीच फर्क ना करें। जो जेंडर रोल उनको असाइन हुए हैं, समाज में जो गैर बराबरी है, उसको तो वो झेलेंगे ही झेलेंगे। तब भी कितना भी एडवांस समाज है, कितनी भी किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी पहुंच जाए, वहां भी फर्क है, वेतन में फर्क है, अवसरों में फर्क है, वो तो उनको झेलना ही झेलना है। लेकिन कम से कम हम परिवार के लेवल पे, अपने अपने घर में, वहां तो उनको ना झेलना पड़े वो जो फर्क है स्त्री पुरुष के बीच में। तो ये मेरी कोशिश है। अब देखते हैं इसमें कहाँ तक कामयाब होते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है, और उसका सबसे बड़ी जो पीड़ित है वो महिलाएं हैं, और ये चाहे अनचाहे चीजें हो रही है।
जी, बहुत अच्छी बात आपने सर कही। और सबसे जरूरी है नोटिस करना कि ऐसा है, क्योंकि अक्सर हम लोग चीजें देख के अनदेखा कर देते हैं। और जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि घर में काम को लेकर, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो सबसे ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है, क्योंकि अगर घर से जब परवरिश से धीरे धीरे चीजें चेंज होंगी तभी आगे, क्योंकि हम ही लोग एक इंसान से, कुछ इंसानों को मिला के परिवार बनता है, परिवारों को मिला के ही समाज बनता है। तो अगर घर परिवार चेंज होंगे, इंसान चेंज होंगे, तो धीरे धीरे समाज भी चेंज हो जाएगा। और निश्चय ही, लेकिन जो भी मतलब आप दोनों से ही बात करें, हम बात की है जो आप दोनों ने, उससे ये चीज तो क्लियरली समझ में आ रही है कि जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है जेंडर असमानता का, पितृसत्ता का, वो एजुकेशन में है। यानी एजुकेशन के जो अवसर हैं वो समान रूप से नहीं मिल पा रहे हैं, या मिल पा रहे थे, या अभी भी ऐसा है कि नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जिन फैमिलीज के खास करके फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, पैसा कम होता है, तो वहां पे लड़के की पढ़ाई को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, क्योंकि वही एक सोच रहती है कि लड़की पराया धन है, दूसरे घर जाना है, और बेटा अच्छा कमाएगा तो घर लाएगा, वो वाला एक सोच रहती है। और इस वजह से शायद ये जो एजुकेशन को लेकर के हम देख रहे हैं कि फर्क आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं अभी हाल ही के कुछ ही सालों में, पिछले 4-5 सालों से शायद ज्यादा, कि जेंडर समानता को लेकर के, या जेंडर असमानता को लेकर के, जेंडर को लेकर के खास करके काफी बात होने लगी है, लोग इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने तक अपने 2020 में सस्टेनेबल लिविंग के जो गोल्स थे उसमें टॉप 5 में जेंडर समानता को जगह दी है। यानी उनका भी मानना है कि जेंडर समानता बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब कई सारे स्कूल्स में भी हम देखते हैं, इंटरनेशनली भी और भारत में भी कई स्कूल्स हैं जिन्होंने करिकुलम में भी जेंडर समानता को शामिल किया है। मास्टर्स कोर्सेज हो रहे हैं जेंडर समानता पे, जेंडर इक्वालिटी पे। और कई सारे स्कूल्स हैं ऐसे जिन्होंने कुकिंग से लेकर, निटिंग से लेकर, सिलाई बुनाई कढ़ाई, सब कुछ छोटे बच्चों से सिखाना शुरू किया, इक्वली सिखाना शुरू किया कि लड़के भी सीख रहे हैं, लड़कियां भी सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका मोटिव यही है कि ये ना सोच में आ जाए कि खाना बनाना लड़की का काम है या सिलाई कढ़ाई लड़की का काम। तो ये चीजें चेंज हुई हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम में, या मतलब स्कूल के लेवल पे ये चीजें बदल रही हैं, या इंटरनेशनली इस मुद्दे पर बात हो रही है, या आज हम बैठ करके इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? हो सकता है आज से 5-10 साल पहले अगर ऐसी कोई घटना हुई होती तो हमें जेंडर से रिलेटेड कोई समझ ना होती, हम इस बारे में नहीं शायद बात कर रहे होते। लेकिन आज उस मुद्दे पे लोग बात कर रहे हैं, शायद घरों घरों में तक बात होने लगी है। आप इस पूरी चीज को, जेंडर समानता को किस तरह से देखते हैं? प्रेम सर, आप बताइए प्लीज। मैं इसमें एक तो पहले जो तो राजीव ने बात करी थी उसको कंटिन्यू करूं कि जब जी। जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात हुई, अब हमारे घर में, मेरी घर में 3 बहनें थी, मुझे कभी किचन में जाना नहीं पड़ा। ठीक, क्योंकि मेरी बहनें किचन में जा रही है तो मुझे जाना नहीं पड़ा। जनरली हमारे समाजों में लड़कों का किचन में जाना बहुत अच्छा भी नहीं माना जाता। उसका नुकसान ये हुआ कि जब हम दिल्ली चले गए, और दिल्ली जाने के बाद अचानक से लगा कि अच्छा, बहुत छोटी क्लास में, तो 12वीं करने के बाद नौकरी करने के लिए तो भेज दिया कि जाओगे कुछ कमा के लाओ, पिताजी रिटायर हो गए थे, लेकिन किचन में जाने की जरूरत नहीं पड़ी कभी, शायद बहनें थी तो इस वजह से भी नहीं पड़ी हो। अब जब हम नौकरी करने के लिए बाहर निकले तो पता चला हमें तो चाय बनानी भी नहीं आती, पता चला हमें गैस चलानी नहीं आती है। तो जो वो संकट हमारे को जीवन में आया, मतलब बाकी काम तो आप कर लेंगे भाई, चाय बनाना, खाना बनाना, ये तो न्यूनतम करना ही पड़ेगा। मुझे आज तक प्रॉपर तरीके का खाना नहीं बनाना, जिसका जो नुकसान है वो हम झेल रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कही, वो मेरे को लग रहा है कि अगर सत्तात्मक सिस्टम में वो नहीं सुधारेंगे, अब लड़के तो बाहर जा ही रहे ना, वो जमाना तो गया कि लड़के घर में रहेंगे, अब तो बाहर जाना ही पड़ेगा, तो काम करना आना पड़ेगा, वो अब सीख भी रहे हैं लोग। लेकिन जो दूसरी बात है जो आपने एजुकेशन में कही है, मेरे क्या लग रहा है कि हम खासकर जिस समाज में बात कर रहे हैं, अजीत जिस फैमिली से है, टीचर है, उसके फादर वो खुद पढ़े लिखे हैं, वो सेंसिटिव हैं, और उत्तराखंड के अंदर भी छोटे छोटे परिवार हैं, 2-2 बच्चे हैं, एक एक बच्चा है, मेरी एक ही बेटी है। अब मेरी एक बेटी है तो मैं तो उसके लिए जितना भी हो पाएगा अपनी तरफ से, जो भी मेरी बेस्ट हैसियत है, मैं वो उस पर खर्च करता हूँ, उसके एजुकेशन के लिए करता हूँ, मैं उसको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे यहाँ तो कोई असमानता का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि सिंगल चाइल्ड है। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि मैं अपनी बेटी को लेकर कंसर्न रहता हूँ, उसकी सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि मैं तो अपनी बेटी को लेकर सेंसिटिव हूँ ना, मैं तो उसको बेस्ट एजुकेशन दिलाना चाह रहा हूँ, मैं उसको बेस्ट तरीका करना चाह रहा हूँ। लेकिन समस्या है कि मैं दिन भर उसको प्रोटेक्शन करने के लिए उसके पीछे पीछे तो घूम नहीं सकता हूँ। उसको स्कूल जाना है, उसको ट्यूशन पढ़ने जाना है, उसको गेम खेलने जाना है, उसको जुड़ो सीखने जाना है, कहाँ कहाँ उसके साथ जाऊंगा और कैसे मैं जाऊंगा?
तो कई बार जब हम अपनी तरफ से अपने घर के अंदर कोशिश भी कर रहे हैं कि हम इक्वलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर प्रोटेक्शन का मामला हो, उसका सुरक्षा का मसला है, सबसे बड़ा तो मेरे लिए तो उसकी सुरक्षा का मसला है। तो मैं कई बार उसको रोक देता हूँ, नहीं नहीं ये नहीं करना, रात को नहीं जाना, नाइट आउट पे अगर दोस्तों के साथ जाना है तो मैं कहूँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि भाई माहौल ठीक नहीं है, खराब है माहौल। ये जो जब तक हम पूरे समाज को नहीं बदल पाएंगे, तो ये 2-4 परिवार 3-4 परिवारों से बदलने से भी बहुत कुछ होने वाला नहीं है। ये सच है, क्योंकि छोटे परिवार हैं, अब लोगों के पास पैसा आ गया है, जो जिसको हम कहते हैं प्राइवेट एजुकेशन, खासकर देहरादून जैसे इलाकों में तो बहुत नजदीक हो गई है। पर्वतीय क्षेत्र में मैंने एक बार नीपा के लिए एक स्टडी करी थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं जब पहाड़ के स्कूल में गया तो मैंने आंकड़े इकट्ठे करे और मैंने ध्यान नहीं दिया कि आंकड़े क्या है। आंकड़े ये आ रहे थे, हर स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्यादा थी लड़कों के मुकाबले। अब जब लड़कियों की संख्या ज्यादा थी, तो जब ये आंकड़े में नीपा में ले गया और मैंने शेयर करे लोगों से, तो लोग एकदम चौंक गए कि भाई लड़कियां कैसे ज्यादा हो सकती है। पूरे देश में तो दिखाया जा रहा है कि लड़कियों का एनरोलमेंट कम है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, आज से 22 साल पुरानी बात, शायद 2000 के आसपास हमने स्टडी करी थी। तो सब कह रहे थे भाई एक तरफ तो एनरोलमेंट लड़कियों का कम है, आप कह रहे हो कि उत्तराखंड में ज्यादा है। जब हम इसके इनडेप्थ गए उस दौर में, तो इनडेप्थ में पता चला कि भाई लड़कों को तो जनरली अर्बन सेंटर में भेज दिया जा रहा है, और जो लड़कियां हैं वो पीछे अपनी दादी के लिए, दादी की देखभाल करने के लिए या दादी के संरक्षण में, दादा दादी के संरक्षण में गांव में रहेगी। और लड़का जो है वो अपने रिश्तेदार के पास में, चाचा के पास में, या बाप अगर साथ में तो अपने साथ ले जा लेगा, माँ बाप साथ ले जा लेंगे, ऐसे कुछ रह लेंगे। तो लड़के बाहर रह रहे हैं, लड़कियां गाँव में रह रही। पर उसमें भी शायद एक बड़ा कंसर्न ये तो आर्थिक था, और दूसरा था उसका सुरक्षा का, कि अब लड़की को किसी के रिश्तेदार के यहाँ भेज देंगे, उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। तो कम से कम चलो गांव में है। फिर भी मैं मान रहा हूं कि पिछले 20-22 साल में हालत तो सुधरे हैं, लोग इसमें इक्वलिटी दे रहे हैं, बहुत ज्यादा रोक टोक नहीं लगा रहे। और जो रोक टोक लगा रहे हैं, मान के चलो मैं भी अगर लगा रहा हूँ रोक टोक, तो वो रोक टोक मैं सुरक्षा के लिए लगा रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कि मैं उसका रास्ता रोकना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है, तो मैं तो कोई रोकने की कोई गुंजाइश ही नहीं है ना कि मैं किसी और के लिए रखूं। मेरे लिए तो जो कुछ है वो है। पर मेरी भी वही सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न है, और समाज जब तक नहीं सुधरेगा तब तक हमारे सबको दिक्कत आएगी। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात, और जो मतलब बिल्कुल आपने कहा, वाकई में आंकड़े तो वो हम उसे देख पहली नजर में भले ही पॉजिटिव नजर आ सकते हैं कि लड़कियां, अच्छा लड़कियां ज्यादा स्कूल जा रही हैं, लेकिन जब हम डेप्थ में घुसते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, उसका कारण एक्चुअली तो कुछ और ही है, और वही शायद समझने की जरूरत भी है। एक पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया था, अजीत सर ने बहुत अच्छी बात एक बोली थी कि लड़कियों को तो हमने बहुत घुट्टियां पिला दी हैं, बहुत समझा दिया है, सिखाए जा रहे हैं शायद। और एक लड़की होने के नाते मैं बहुत कॉन्फिडेंटली या बहुत श्योरिटी के साथ बता सकती हूँ कि बचपन से शुरू हो जाता है कि ऐसे बैठिए, ऐसे उठिए, ये मत पहनिए, ऐसे मत बैठिए, यहाँ मत जाइए, इस वक्त मत जाइए, मतलब बहुत सारी चीजें। और प्रेम सर ने भी बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का जो कंसर्न होता है वो सिक्योरिटी होता है, सेफ्टी होता है, जिस वजह से शायद ये जो सेक्शन रहता है वो इस वजह से रहता है। तो और जो अजीत सर ने कहा कि अब समय है कि क्यों ना हम बेटों को भी सिखाए और ज्यादा बेटों पे मेहनत करें, क्योंकि विक्टिम से ज्यादा शायद जो गलत कर रहे हैं उनको सिखाई जाने की जरूरत है कि वो ऐसा ना करें, और जो भी मतलब चीजें हैं। तो अभी इस पे भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। सर, आप अजीत सर दोनों से ही मैं पूछना चाहूंगी ये चीज, क्योंकि आप दोनों ही मीडिया से जुड़े हुए हैं और आपने बहुत लंबा समय मीडिया में ही बिताया है, मीडिया कई सारे मीडिया हाउसेस से जुड़े रहे हैं। और जब हम मीडिया की बात करें तो मैं मानती हूँ एडवर्टीजमेंट भी एक पार्ट है मीडिया का। तो उसमें भी हम देखें या न्यूज चैनल्स की बात करें, रिटर्न सेक्शन की भी, इसके जो हमारा रिटर्न वाला मीडिया होता है, प्रिंट मीडिया होता है, उसकी भी बात करें, तो कहीं ना कहीं फील्ड्स ऐसे डिसाइड सी हो जाती है कि अगर क्राइम बीट है तो मेल्स हैं जो वो करेंगे, और अगर एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ सेक्शन है तो फीमेल्स कर लेंगी। और मतलब इस तरह से हम देखते हैं कुछ डिवीजन से बन गए। और एड्स की भी अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जैसे अगर प्रेशर कुकर का ऐड है तो महिला ही होंगी उसके ऐड में, डिटर्जेंट के ऐड में, मतलब जो भी घर से जो सामान से रिलेटेड होंगी उसमें महिलाओं को ही हम देखते हैं कि ऐड करते हुए। या जहाँ पे परफ्यूम्स के ऐड हम देखें, अगर मेल्स का भी परफ्यूम है तो उसे इस तरह से प्रमोट किया जाता है कि अगर आप लगाएंगे तो आप पे बहुत सारी फीमेल्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। मतलब पूरा जो एक कमर्शियलाइजेशन मार्केट पूरा ऐसा बना दिया है कि महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, बेसिकली एक वस्तु की तरह दिखाया जाता है।
और बस पूरा फोकस उसी तरफ रहता है कि किस तरह से मेल्स के जो प्रोडक्ट है उसमें कि किस तरह से वो फीमेल्स को अट्रैक्ट कर सके, और जो फीमेल्स का सेक्शन रहता है वो भी इसी तरह से पूरा डिजाइन कर दिया जाता है। और साथ ही साथ जो मैंने मीडिया की भी बात की कि अगर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो उसमें भी हम देखते हैं जो भी बड़े मीडिया हाउसेस है या इवन प्रिंट मीडिया में होते हैं, तो वहां भी बीट जो होती है वो भी इस तरह से डिवाइड कर दी जाती है। उसका क्या कारण है? और इतने साल आपने पत्रकारिता में गुजारे हैं आप दोनों ने ही, तो क्या आपको लगा है कि इतने सालों में कुछ चीजें चेंज हुई हैं? इस बीट वाली बात जो मैंने की है कि उस हिसाब से, या पहले शायद कम महिला पत्रकार देखने को मिलती होंगी, अब थोड़ा ज्यादा है कि अब थोड़ा ज्यादा लड़कियां पढ़ लिख रही हैं या मास कॉम कर रही हैं, और उनके लिए फिर क्या चैलेंजेस आप देखते हैं कि रहते हैं? अगर मतलब एक पत्रकार होने के नाते अगर वो कोई ऐसी क्राइम बीट कोई महिला करना चाहे या स्पोर्ट्स, तो किस तरह से क्या चैलेंजेस वो लोग फेस करते हैं? जी अजीत सर, दे, आपसे शुरू करते जी हैं। जी जी देखिए, जहां तक अगर हम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ना, तो उसमें जितनी चीजें बदलती हैं उतनी मतलब बिना बदली हुई रह रही हैं। जैसे पहले के मुकाबले अब ज्यादा महिलाएं पत्रकार के तौर पे काम कर रही हैं, लेकिन उसमें वही बात है कि जो लीड रोल में, अगर हम इस तरह के अध्ययन भी किए हुए हैं कि जो लीडरशिप रोल है, जो एडिटोरियल के टॉप पे जो महिलाएं हैं, उनकी तादाद पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है। आप अगर पूरे देश में आप सर्वे करेंगे कि अगर 1,000 एडिशन होंगे अलग अलग अखबारों के, सारे अखबारों को मिला के, उन 1,000 एडिशन में महिलाएं 100 जगह भी संपादक नहीं होंगी, इक्का दुक्का जगह होंगी। तो महिलाओं का जो संघर्ष है ना, उसका स्वरूप इतनी बदलता जाता है। पहले था कि पत्रकार बनना ही उनके लिए एक बड़ी बात थी। अब कुछ पत्रकारिता में आने लगी है महिलाएं, तो उनको संपाद में, लीडरशिप रोल में उनका आना बहुत मुश्किल है। अगर अब मैं हिंदी पत्रकारिता की बात करूं तो उसमें पूरे हिस्ट्री में हिंदी पत्रकारिता की और बड़े बड़े अखबारों में गिनी चुनी, आप उंगलियों में गिन सकते हैं जो संपादक रही हैं। तो ये बात है। दूसरी तरफ ये कुछ बीट ऐसी हैं, जैसे क्राइम बीट में आपको बहुत ही नगण्य है संख्या, कुछ फीचर या एंटरटेनमेंट सेक्शन में आपको लड़कियां महिलाएं दिख जाएंगी। फिर तीसरी चुनौती यह है कि अगर 30-40 साल के बाद की महिला पत्रकार किसी ऑर्गेनाइजेशन में दिखना दुर्लभ, उनके उनके लिए करियर की अलग तरह की चुनौतियां हैं। वो शुरू के 2-4-5 साल पत्रकारिता में रहती हैं, फिर उनको किसी ना किसी वजह से अपने करियर को रास्ता बदलना पड़ता है। टॉप लेवल पे उनके प्रमोशन उस तरह से नहीं हो पाते। इसमें एक अंतर जरूर ये आया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें महिलाओं की संख्या प्रिंट के मुकाबले उसमें तादाद बढ़ी है। और उसमें भी लेकिन जो जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, जैसे उसमें एंकर दिख जाएंगे आपको महिलाएं, लेकिन जो एडिटोरियल रोल्स हैं, डिसीजन मेकिंग के रोल्स हैं, उसमें उनकी तादाद बहुत कम है। जहां उनको उनका देखते ना जो ग्लैमराइज करना है, वहां हो सकता है वो उसको, तो वो भी एक तरह का स्टीरियोटाइप है कि आप उनको उस तरह से उनको उनको असाइन किया हुआ है काम। कुछ कुछ एंकर्स दिख जाएंगे, कुछ रिपोर्टर्स दिख जाएंगे। लेकिन हाँ, पत्रकारिता में इलेक्ट्रॉनिक के आने से संख्या बढ़ी है, लेकिन अभी भी वहां पे भी अगर हम एडिटोरियल उसमें देखें, टॉप मैनेजमेंट में देखें, तो संख्या बहुत कम है। तो चैलेंजेज, एक चैलेंज पूरा होता है और नई दूसरी चीज उत्पन्न हो जाती है। ये एक बड़ी समस्या है, उसका स्वरूप बदल जाता है, करियर छोड़ना पड़ता है। जी, अगर आप मतलब वो देखें पूरा 50 साल, जाल। जी हाँ, अब अगर आप चेक करें अभी इवन इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 50 साल से ऊपर की महिलाएं कितनी है? गिनती की कोई दिखेगी। 40 साल से ऊपर की इक्का दुक्का दिखेंगी। तो वो जो कैरियर का 25 से 30-35 साल तक का है, तो उसमें उनको वो ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है। तो यानी कहीं ना कहीं उनको चुनौतियां है ना, जो जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। कितनी एडिटर बनी है, और प्रिंट में तो उसका बहुत ही बुरा हाल है। प्रिंट में तो पूरे देश के अंदर अगर देखा जाए तो गिनती की महिला होंगी जो स्थानीय संपादक होंगी, कहीं पे रिपोर्टर हो सकती है कुछ इक्का दुक्का। तो वो स्थिति में कोई बदलाव मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई बदलाव आया है प्रिंट में। इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा बहुत बदलाव आया है, बट वहां भी अलग तरह की चुनौतियां जी, तो सर इसको क्या ऐसे समझ सकते हैं कि इसका कहीं ना कहीं कारण वही, जैसा आपने कहा, ग्लैमराइजेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में फेस दिख रहा है आपको हैं। एंकरिंग के हाँ, लिए,
और एज ग्रुप भी जैसा आप बता रहे हैं, तो एक एज के बाद वो हम्म, ग्लैमर या वो आपको लगता है कि नहीं है, हम्म, तो फिर उनका मतलब एग्जिट हो जाती हम्म, है। उस तरह का रहता है। उसके पीछे वही साइकी है। और जैसे कई बार लोग कहते हैं कि जो कमर्शलाइजेशन है या जो बिजनेस है या कॉरपोरेट है, उसने महिलाओं को अवसर दे रहा है वो। बट वो अवसर देने के साथ साथ जो बनी बनाई जो रूढ़ियां हैं, जैसे वो रिसेप्शनिस्ट के रोल में लड़कियों को रखेगा, या जहां कस्टमर को आपको आकर्षित करना है उस तरह के रोल में रखेगा आपको, जहां डिसीजन मेकिंग है, टॉप मैनेजमेंट है, वहां नहीं रखेगा, उनके वेतन में अंतर रहेगा। या जिस तरह से आपने विज्ञापन की बात कही, विज्ञापन भी उसी तरह के जो ओवरऑल साइकी है। हाँ, उसमें कुछ इक्का दुक्का कुछ बदलाव ऐसे हैं, जैसे कुछ विज्ञापन अब बनने लगे हैं जो स्टीरियोटाइप पे चोट करते हैं। कुछ कुछ है जो उसको चाहते हैं कि हम अपने आप को अलग दिखाना, एक चेंज के तौर पे, या समाज की जो बुराई है उन पे थोड़ा बहुत अटैक करते हैं कुछ इस तरह के। वरना ज्यादातर तो जो परिपाटी चली आ रही है उसी के ऊपर ही है। और उससे मतलब कोई हमें बहुत बदलाव की उम्मीद ऐसी जगती नहीं है। हाँ, मीडिया ने इतना जरूर किया है कि टीवी में अब लड़कियों के लिए मौके हैं और ज्यादा महिलाएं उसमें काम कर रही हैं, लेकिन तरक्की के अवसर कितने हैं, वो एक सवालिया निशान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी है। जी सर। तो आपने तो सर बहुत अच्छा कवर कर दिया ये काफी सारी चीजें। तो प्रेम सर प्लीज आप बताइए, जो एडवर्टीजमेंट या इसकी मैंने बात की, वो वाला पार्ट मुझे लगता है आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे हमें। मुझे कई बार ये भी लगता है कि बहुत सारे लोग, अनफॉर्चुनेटली महिलाएं भी उसमें से हैं, उस बहुत शॉर्टकट भी आगे बढ़ना चाहती हैं। और वो हजारों में से एक है, मतलब 1 लाख में से एक महिला ऐसी होगी जो शॉर्टकट लेना चाह रही है, बाकी मेहनत करना चाहती है। वो 1 लाख में से एक महिला जो अवेलेबल हो जाती है स्टीरियोटाइप प्रोजेक्शन के लिए, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट में हो, जो क्रीम के एड में हो, या वो जो डियो के एड में हो, आने के लिए तैयार हो जाए, जिस दिन वो मना कर देगी। अच्छा, वो क्या रहा है कि अब वो तैयार हो गई है, तो उसकी वजह से उससे कंपटीशन करते हुए और जो 10 लड़कियां हैं या जो 10 और महिलाएं हैं, उनको लगता है कि हमें भी ये काम करना चाहिए। मैंने टीवी में देखा, टीवी में बहुत सारी लड़कियां जो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आई है, अनफॉर्चुनेटली वो भी शॉर्टकट के चक्कर में, अगर उनको कहो कि कोई हार्ड स्टडी स्टोरी करनी है, कोई मेहनत वाला करना है, इसमें जरा 4 दिन पढ़ के, 3 दिन पढ़ के, खासकर मैं उन यंग लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो जो जिनकी शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं है, मतलब फैमिली का प्रेशर नहीं है, वो वैसे ही है जैसे लड़के रह रहे हैं दिल्ली में, वैसी रह रही है। तो जब उनसे बोलो तो उनका उनको भी रहता है कि नहीं, हम ये वाला कर लेंगे, फैशन वाला, इसमें उनका भी इंटरेस्ट रहता है कि ये थोड़ा सा एक सॉफ्ट ओनली रह जाए। तो कई बार ये लड़कियां भी इसमें वो है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, राज्यसभा टेलीविजन ने अपने यहाँ क्रैच बनाया। सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स के हिसाब से क्रैच होना बहुत जरूरी है, जिस जगह में भी आप महिलाएं अगर काम कर रही है तो क्रैच होना जरूरी है। मनरेगा में कंपलसरी है कि अगर 4 महिलाएं काम कर रही है तो एक महिला बच्चों की देखभाल के लिए वहां पे होनी चाहिए, क्रैच होना जरूरी है। राज्यसभा टीवी ने अपना क्रैच बनाया, बढ़िया क्रैच बनाया, लेकिन उसमें जितनी महिला पत्रकार थी वो अपनी लड़कियों को लाई नहीं, अपने बच्चों को लेके नहीं आई क्रैच में। वो क्यों नहीं लेके आई? क्योंकि मैंने जब 1-2 लोगों से पूछा है, मैं उनकी समाजशास्त्री हूं, तो मैंने पूछा कि उन्होंने कहा कि अगर हम लाएंगे ना तो उससे क्या, हम पे एक एलिगेशन लग जाएगा, एक हम पे धब्बा लग जाएगा कि अरे बच्चे पालती रहती है, चली गई उधर, अब बताओ 3 बार बच्चे देखने चली गई, तो उससे हमारे करियर का जो पाथ है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। मैं ये कहता था उनको कि आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप माँ हैं, आप माँ बन चुकी हैं, आप एक महिला हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए और उस एक्सेप्टेंस के साथ अपने काम करिए। सच तो है, माँ है, फीड आपको ही करना है, तो बच्चे को लाइए, यहाँ पे क्रैच में सब कुछ ठीक ठाक है, और उससे क्या होगा कि आपके करियर पे कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि वो लाती नहीं है, बच्चों को घर में छोड़ के रखती है, और 2-3 साल 4 साल के बाद स्थितियां आ जाती हैं कि वो घर और उसके बीच में बैलेंस नहीं कर पाती, नहीं कर पाती हैं। घर का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, हस्बैंड कह रहा है कि भाई, सास ससुर कह रहे हैं कि भाई बच्चा देखो बच्चा देखो, और उनको नौकरी छोड़नी पड़ती है। तो मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा जो 20-22-23 साल से बड़ी मेहनत करती हैं, 26-27 में शादी हुई, 27-28 में बच्चा हुआ, और 30-32 साल में 1-2 साल उन्होंने झेला, बच्चे को क्रैच में भेज दिया, कुछ कर दिया, लेकिन 2-3 साल के बाद सास ससुर ने, बाकी लोगों ने मना कर दिया। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें पूरी तरह से प्रतिशतात्मक वो का है। कई बार वो भी चैलेंजिंग जॉब लेने को तैयार नहीं हो रही। मैंने बहुत सारी लड़कियों को जिन्होंने मेरे साथ काम किया, मैंने जब उनको चैलेंजिंग जॉब दिया तो वो भी अपने कुछ दिनों के बाद इधर उधर हो गई है। और ये इसका बड़ा कारण ये कि जो लाखों में एक लड़की, लाखों में एक बोल रहा हूं मैं, वो जो तैयार हो जाती है जी स्टीरियोटाइप प्रोजेक्शन के लिए, वो जो गाड़ियों के ऐड के लिए, या
पुरुषों के डीओ के ऐड के लिए, वो फिर बाकी लोगों को मोटिवेट कर रही है। और इस तरह से समाज में दोनों तरह के लोग हैं। अब तो अमिताभ बच्चन ने इसको तोड़ा है, वो क्रीम के ऐड में भी आ रहे हैं, वो तो सब सारे ऐड में आ रहे हैं, तो वो तो उन्होंने तोड़ा है उसको उसका। लेकिन कोई अमिताभ बच्चन का तोड़ने के पीछे ये कारण नहीं था कि वो स्टीरियोटाइप को तोड़ना चाह रहे हैं, वो किया कोई बहुत प्रोग्रेसिव आदमी है इसलिए करना चाहते हैं, उनको तो पैसा चाहिए, तो इस वजह से उनकी एक एड वैल्यू इस वजह से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों है। और जो टीवी में की बात हो या अखबार की बात हो, कई बार मैं लड़कियों को बोलता हूँ, मैं हमेशा मेरे आसपास जितनी लड़कियां रहती हैं उनको दो चीजें हमेशा बोलता हूँ, जिसने भी मेरे साथ काम किया। एक, राइटिंग स्किल सुधारो, लिखना शुरू करो, बहुत बढ़िया तरीके से राइटिंग स्किल को सुधारो। और दूसरा ये सुधारो, ये क्या नाम उसका, गाड़ी चलाना सीखो। जो लोग इन दोनों को नहीं कर पाते, उनके साथ दिक्कत क्या आ जाती है कि जैसे ही आप सीनियर हो जाएंगे, देखिए शुरू शुरू में तो आप जब जूनियर पत्रकार होते हैं तो आपको हम कैमरा या माइक दे देते हैं, एक के साथ जाओ बाइट लेके आ जाओ, तो बेसिकली वो पत्रकार नहीं है, वो बाइट कलेक्टर है, गए माइक लगा दिया। तो 2-3 साल तो चल जाता है, लेकिन 2-3 साल के बाद जब आप सीनियर हो जाते हैं, आपकी तनख्वाह बढ़ जाती है, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप स्टोरी को फाइल भी करेंगे, आप स्टोरी को लिखेंगे भी। सिर्फ आपका काम बाइट कलेक्ट करना नहीं है, रिपोर्ट करके प्रेस रिलीज आना नहीं है, अब आपको थोड़ा सा बेहतर काम करना है। और वहां पर अगर आप स्किल में थोड़ा सा कमजोरी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। और तीसरी बात, वही जो परिवार है, डेफिनेटली जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे दबाव बनना शुरू होता है और वो छूट जाती है। तो महिलाओं को भी ये थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। जो मैंने शुरू में भी कहा कि मैं अपनी बच्ची को लेकर कंसर्न हूँ, उसकी सेफ्टी को लेकर मैं उसको पूरे अवसर देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं कि मैं किसी और को अवसर दूं, उसी को देना चाहता हूँ। लेकिन मैं उसको लेकर कंसर्न हूँ। तो जब मैं उसको कहता हूँ कि भाई मैं तुम्हारी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है, और तुम्हें ये करना, ये नहीं करना, ये सीखना, बैड टच गुड टच, ये मैं उसको, जब वो 2 साल 3 साल की थी तब से उसको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ हद तक वो सीख भी गई है। जब मैं उसको ये बोल रहा हूँ, तो तब मैं उसको ये भी बोल रहा हूँ कि राइटिंग स्किल सुधारो, अपना साइकिल रोज चलाना सीखो, फिजिकली फिट रखो, अपने आप को डिपेंडेंसी किसी के ऊपर मत बनाओ कि मैं किसी पर डिपेंडेंट हूँ। मैं टीवी चैनल में देखता हूँ, मैंने देखा है कि लड़कियां डिपेंडेंट हो जाती थी दूसरे के ऊपर, उनको लगता था कि थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से वो काम कर देगा, और फिर वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता, वो अल्टीमेटली धीरे धीरे बाहर हो जाते हैं। मृणाल पांडे जैसी और बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं हैं जिन्होंने अपने मुकाम पाए हैं। पुरुष भी बहुत सारे बाहर हो जाते हैं। तो दोनों के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है। फिर तो सत्तात्मक का वो वाला इशू तो रहेगा रहेगा कि शादी हो गई तो अब ससुराल वालों का दबाव रहता है। लेकिन शादी में भी फिर वही वही तो उन्हीं की तो चॉइस है ना, कि हमको किस कैसे लड़का चाहिए। तब उनकी चॉइस ऐसा होता है कि हमें ऐसा बंदा चाहिए जो ज्यादा स्ट्रांग हो, ज्यादा कमाता हो, ज्यादा सक्सेसफुल होगा। वो अपने कलीग के साथ शादी नहीं कर रही थी क्योंकि वो कम कमा रहा होता है, वो होता है। तो तब जब ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा कमाने वाला, ज्यादा स्ट्रांग चाहिए होगा, तो वो फिर वो सारी चीजें वो करता है। तो दोनों लेवल पे ये जो जेंडर सेंसिटाइजेशन है ना, जेंडर सेंसिटाइजेशन सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, जेंडर सेंसिटाइजेशन महिलाओं के लिए भी है। उनको भी जेंडर के तौर पे लैंगिक समानता की बात को स्वीकार करना चाहिए और उस हिसाब से सीखना चाहिए। स्ट्रगल है, बराबर है। आप रेस्टोरेंट में गए, एक दिन पुरुष ने पैसा दे दिया, एक दिन महिला ने दे दिया, तब ये नहीं तो मैं महिला हूं तो मैं पैसा नहीं दूंगी, या और कोई चीजें हैं, वहां पर वो बराबरी का गेम होगा। और जी शायद समाज जी बदल गया, अब धीरे धीरे सुधरेगा। जी। तो ये मान लेते हैं सर कि जैसा आपने कहा जी, कि मतलब काफी हद तक आपने सही बताया कि सिर्फ हक मांगने से नहीं होगा, हमें जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ेंगी। अगर हम समानता के नाते ये कह रहे हैं कि हमें हमारे हक चाहिए, तो हमें साथ ही साथ जिम्मेदारियां भी समान समान रूप से उठानी पड़ेंगी निश्चय ही। लेकिन सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसा आपने एग्जाम्पल दिया कि इजी चीजें हम लोग ऑप्ट कर लेते हैं, हम लोग मतलब महिलाएं जो रहती हैं, जो भी मतलब करियर अपॉर्चुनिटीज, तो लेकिन मुझे लगता है ये क्या है कि ह्यूमन टेंडेंसी नहीं है ये, तो मतलब अगर किसी को भी ये मौका मिले, जैसे कि मैंने कहा पुरुष होने के नाते अगर पितृसत्ता के फायदे मिल रहे हैं, तो हम बिना क्वेश्चन किए, जैसे हम अगर घर में देखें कि अगर काम के लिए सिर्फ बहन को बोला जा रहा है, तो भाई कभी नहीं उठ के कहता कि मुझे करना है काम, वो कहेगा मतलब उसको वो कंफर्ट जोन में है तो वो वैसे ही रहेगा। तो शायद कहीं ना कहीं वही एक महिलाओं को भी एक प्रिविलेज मिल जाता है कि अगर इजीली काम चल रहा है तो ठीक है, मतलब हम क्यों उठ के कहें कि नहीं नहीं हमें करना है। या हम बसों में ट्रेनों में देखते हैं कि अगर महिला सीट है तो निश्चय ही वो किसी कारण से, और होनी भी चाहिए, लेकिन अगर फिजिकली कोई कमजोर पुरुष है, अगर उसको ज्यादा आवश्यकता है, तो अगर आप फिजिकली बिल्कुल ठीक हैं, आप खड़ी रह सकती है, लेकिन उसके बाद भी आप उस सीट पे हक जमाएं क्योंकि वो महिला सीट है, तो वो वाली चीज भी गलत है। लेकिन अगर दिया जा रहा है रिजर्वेशन, तो वो भी कहीं ना कहीं जरूरी है। मतलब हम दोनों चीजों में समान रूप से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा सर मैं दूसरी डायरेक्शन में चली जाती हूँ, क्योंकि अभी शुरू में मैंने आपके परिचय में भी बताया कि आपने एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टो, एक
पार्टी के लिए आपने लिखा था, और आपका खुद आप जो उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, उत्तराखंड में पूरा कई सालों आंदोलन चला है, युवाओं से लेके बच्चों से लेके महिलाओं से लेके सबने उसमें भागीदारी की थी, और आप उसके साक्षी रहे हैं, आप खुद इसके हिस्सेदार रहे हैं। तो अगर मैं राजनीति के रूप से बात करूं, तो पंचायत में या जो छोटे इलेक्शंस होते हैं पार्षद के या उसके, उसमें तो फिर भी थोड़ा सा रिजर्वेशन महिलाओं का है, देखने को मिलता है। लेकिन वहां भी हम देखते हैं तो पार्षद पति और प्रधान पति, ये अपने आप एक पोस्टें जनरेट हो गई हैं। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं एक बार अपने गाँव गई थी, तो वहां पर कोई कार्यक्रम था सामूहिक, तो वहां की जो प्रधान थी वो काफी सीधी सी महिला थी। तो जब वहां पे विधायक या कोई आए हुए थे, तो मंच पे उनके पति जाकर के बैठे, वो भीड़ में बाकी लोगों के साथ बैठी हुई थी। तो मुझे लगा शायद वही प्रधान है, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद मुझे पता चला कि वो प्रधान पति और प्रधान वो थी जो हमारे साथ जनता के बीच में बैठी हुई थी। तो ये बहुत आम चीज है, ये मैंने सिर्फ एक नोटिस की या मैंने बता दी, ये हम बहुत आम रूप से देखते हैं कि ऐसा होता है। आजादी के 75 वर्ष हमने मना लिए हैं, लेकिन आज भी हम पहली महिला प्रधानमंत्री और अभी तक की आखिरी महिला प्रधानमंत्री ही हैं। प्रधानमंत्री एक इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जिसकी पॉपुलेशन अब सबसे ज्यादा होने जा रही है दुनिया में, और उसकी आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन फिर भी हम देखें तो अभी तक दूसरी महिला प्रधानमंत्री हमें नहीं मिल पाई है। राष्ट्रपति भी अभी कुछ ही समय पहले प्रतिभा पाटिल पहली राष्ट्रपति रही है, अब जाकर के हमें दूसरी मिली है। और उत्तराखंड राज्य जहाँ पे सबसे ज्यादा जो जन आंदोलन था राज्य बनाने के लिए, वो महिलाओं का था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन खुद उत्तराखंड की राजनीति में एक भी ऐसा महिला नाम हमें नहीं देखने को मिलता है जिसको हम मुख्यमंत्री के तौर पर देख सके, या बनना तो बहुत दूर की बात है मुझे लगता है। इस पूरी राजनीति पक्ष में, और जो एक खास करके 33% जो महिला आरक्षण का बिल है लोकसभा का, वो अटका पड़ा है, उस पर कोई चर्चा नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो क्यों सर राजनीति में, मतलब, और शायद वहीं से कहीं ना कहीं राजनीति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलो पितृसत्ता तो है जो है वो हर जगह है, लेकिन जो दूसरी बड़ी सत्ता है, देश की सत्ता है, वो भी पुरुषों के हाथ में है पूरी तरह से। वो कैसे बदलेगी सर, क्यों ऐसी स्थिति है? और क्या ऐसा रहा है उत्तराखंड आंदोलन से भी कि महिलाओं को जगह नहीं मिल पाई, जो स्ट्रगल उनका आंदोलन में रहा उसके बावजूद? जी प्रेम सर, आपसे मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर अजीत सर आपसे सेम क्वेश्चन मैं आपसे भी जवाब चाहती हूँ। हाँ, हो गया। अर्चना, मैं इसको एक तरीके से मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। उत्तराखंड में लोग अक्सर बोलते हैं कि नेता बेईमान है, नेता बेईमान है, हमेशा नेताओं की बेईमानी को लेकर बात करते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, वैसे तो सारे देश में बोलते हैं नेता बेईमान है, नेता बेईमान है। मेरे को एक रफ आंकलन है कि इस चुनाव में 100 करोड़ रुपया एवरेज में, तो पूरे चुनाव में 100 करोड़ रुपए की शराब और मांस बटा है राज्य के अंदर। वो नेताओं ने तो नहीं खाया, वो तो जनता ने खाया ना। तो जब मैं नेता से उम्मीद कर रहा हूं कि वो मेरे को दारू पिलाएगा, मुर्गा खिलाएगा, 500 रुपए देगा, बर्तन देगा, भांडे देगा, तो फिर वो कहां से कमा के लाएगा, ये सोचने की बात है। तो जब लोग ये कहते हैं कि नेता कल्प्रिट है, तो मैं कहता हूं कि नेताओं से ज्यादा तो जनता भी तो कल्प्रिट है ना। जो जनता देख रही है, पिछली बार बीरोखाल विधानसभा के पास में एक गाड़ी गिर गई थी, वहां से बस गिर गई थी, और उसमें मेरे ख्याल से 50 लोग या 48 लोग मरे थे। दिल्ली दिल्ली जाने वाली बस थी, समर वेकेशन के बाद लोग वापस जा रहे थे। तब मुझे उम्मीद थी कि वहां के लोग रिवोल्ट करेंगे कि भाई सड़क अच्छी क्यों नहीं है। इस चुनाव से ठीक पहले विधायक जी ने उस इलाके में बर्तन बांट दिए बड़े पैमाने में, गांव गांव में बर्तन चले गए, हारमोनियम चली गई, ढोलक चली गई, एक्सवाइजेड चला गया। ये जनता कल्प्रिट तो है या नहीं है? किरण नेगी का मुद्दा हो या अंकिता भंडारी का मुद्दा हो या देश में बड़े सारे रेप का मामला हो, अभी किरण नेगी का एक लेटेस्ट मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सबको बरी कर दिया है। मेरे ख्याल से 60-70 महिला सांसद हैं इस वक्त, किसी महिला सांसद ने आवाज नहीं उठाई। पहले तो पुरुषों को भी उठानी चाहिए थी, लेकिन महिला सांसदों ने तो एक जिम्मेवारी का तौर बनता था, उन्होंने नहीं उठाई है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौर, अच्छा, जिनकी आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर में मिसेज गांधी की, मिसेज गांधी भी कोई महिला होने के नाते प्रधानमंत्री नहीं बनी है। मिसेज गांधी भी नेहरू की बेटी होने के नाते प्रधानमंत्री बनी है। और राष्ट्रपति का जहां तक प्रश्न है, तो राष्ट्रपति हमारे सिस्टम में एक रबड़ स्टैंप है, वो पॉलिटिकली कब किसकी भाग्य खुल जाए
वो डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद का भी खुल सकता था। वो पॉलिटिकली के भाग्य खुलने की बात है। उसके लिए कोई महिला होने के नाते वो इलेक्टेड होके वो अपने दम पर, भाई द्रौपदी मुर्मू को तो हम और आप कोई नहीं जानता था ना, वो कोई बहुत बड़ी लीडर रही होगी। राष्ट्र प्रणब मुखर्जी तो फिर भी एक बड़े लीडर के तौर पे थे। वैसे अब्दुल कलाम साहब को हम कोई नहीं जानता था, डॉक्टर कलाम साहब को। वो भी अचानक से बीच में आए, साइंटिस्ट थे, बहुत सारे साइंटिफिक ऑफिसर होते हैं, वो कोई एक्स्ट्रा कोई नहीं था कि उन्होंने कोई बहुत कुछ किया हुआ है। वो तो पॉलिटिकल पोस्ट है, तो इसलिए दो महिलाओं को राजनीतिक तौर पे आ गई है, वो छोड़ दिया जाए। अपने दम पर बनी हुई महिला के तौर पे हम थोड़ा बहुत सुषमा स्वराज को मान के चल सकते हैं। ये जो लोग आगे हैं उत्तराखंड की राजनीति में, मैं दूर दराज से देख रहा हूं कि अपने दम पर लीडर बनी हुई कोई महिला नहीं है। ये महिलाएं लीडर नहीं है, इसलिए में कोई महिलाओं की गलती नहीं है। हमारे पास बहुत सारी, कमला पंत से लेके हमारे पास सुशीला बलूनी से लेके बहुत सारी स्ट्रांग महिलाएं हैं जो अच्छी कंटेंडर हो सकती है। लेकिन जब वो वोट मांगने के लिए जा रही हैं, जब वो गांव में वोट मांगने के लिए जा रही है, तो वो महिलाएं जिन जिन कम से कम महिलाएं उनके पक्ष में खड़ी हो सकती है, तो वो खड़े होने को तैयार नहीं है। वो तो फिर वो नथुली पहन के और बड़े बड़े नेताओं के उनके स्वागत में उनके फूल मालाएं देने तक साबित हो रही है। जब महिला मुद्दों पे, महिला एजेंडा पे आप सवाल उठाने की कोशिश करें तो महिलाएं भी लामबंद नहीं हो रही है। तो 33% वाला आरक्षण का मसला जिन कारणों से 2008-9 से अटका हुआ है, उस पर महिला सांसद तो छोड़िए, देश के अंदर जो आधी आबादी है वो आधी आबादी स्टैंड ले ले। अरे आधी आबादी नहीं, एक चौथाई आबादी स्टैंड ले ले, तो वो तो स्टैंड नहीं ले रही है। इलेक्शन के टाइम में हम बहुत दिनों से चाह रहे हैं कि पहाड़ के अंदर जो ये बड़े पैमाने पर जंगली जानवरों के हमले होते हैं लोगों के ऊपर, इनको इलेक्शन का एजेंडा बनाना चाहिए। लेकिन आपको दिखाई देता है कभी कि इलेक्शन का मुद्दा बनता हो? इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनता। मुद्दा क्यों नहीं बनता? क्योंकि ठीक इलेक्शन के टाइम में लोगों के दिमाग में हिंदू मुसलमान आ जाता है, जाति आ जाती है, रिश्तेदारी आ जाती है, और ऐसा लगता है जैसे वो दामाद चुन रहे हैं। अरे क्यों नहीं उस टाइम आप बोलते हो कि भैया ये हमारे यहाँ जंगली जानवर का मुद्दा है, और जो व्यक्ति जंगली जानवर के मुद्दे को उठाएगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। जो व्यक्ति महिला हिंसा के खिलाफ खड़ा होगा, लैंगिक समानता के पक्ष में खड़ा होगा, हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। हम खड़े नहीं हो रहे ना, वो पुरुष भी नहीं खड़े हो रहे, महिलाएं भी खड़ी नहीं हो रही है। वो जो हम जैसे लोग जो डिबेट को खड़ा करना चाह रहे हैं वैचारिक तौर पे, वो 33% आरक्षण की मामला हो, लोकसभा विधानसभा में हो, या लोगों को लीडर करने की बात हो। सुशीला बलूनी ने इतना बड़ा मूवमेंट में लीडर रही है, कितना 1500-2000 वोट पड़ा था उनको। कमला पंजी से मैंने एक बार पूछा कि भाई आप तो बहुत बड़ी लीडर हैं, हम तो आपको लीडर मानते थे, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ी है? तो उनको कोई वोट नहीं पड़ा। इंदु नौडियाल ने एक छोटा सा चुनाव लड़ा था जिला पंचायत का, वो उनको मेरे ख्याल से 1500 वोट में, 500 भी शायद इतने वोटों में निपट गई है। तो वहां पर जो डिवीजन है, जैसे मैं अक्सर एक और मजाक करता हूं कि किसान और पहाड़ी एक जैसे हैं। 5 साल किसान जो है सरकार के खिलाफ लड़ते रहते हैं, और ठीक चुनाव के टाइम में कोई हिंदू हो जाता है, कोई मुसलमान हो जाता है, कोई जाट हो जाता है, गुजर हो जाता है। पहाड़ियों का भी यही है, 5 साल सरकार के खिलाफ लड़ते रहते हैं, और ठीक चुनाव के टाइम में उनको राष्ट्रवाद याद आ जाता है, उनको हिंदू मुसलमान याद आ जाता है, उनको कुछ और याद आ जाता है। तो इसलिए एजेंडा नहीं बन पा रहा। एजेंडा बनाने के लिए कोई बहुत आगे बढ़ नहीं रहा है। एक तो ये इशू है। दूसरी बात मैं उत्तराखंड के संदर्भ में एक और बता दूं, जोग्राफिकल जो कंडीशन है हमारी उत्तराखंड की, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है। वो महिलाओं के लिए भी चैलेंजिंग है, पुरुषों के लिए भी चैलेंजिंग है। अब पुरुषों के केस में क्या हो रहा है कि वो वही प्रजासत्तात्मक मामला है, घर परिवार देखना नहीं है, शाम को दारू पी के नहीं पढ़े तो पढ़े, आसान हो जाता है। महिलाओं के केस में यह है कि वो उनको एक शाम के बाद घर आना चाहिए, उनको एक टाइम के बाद अपनी सुरक्षा, फिजिकल सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, घर परिवार बच्चे भी देखने हैं। लेकिन अगर ये सच्चाई है घर परिवार बच्चे देखने वाली, तो बाकी महिलाएं भी तो इस सच्चाई को स्वीकार करें ना कि हाँ स्वीकार है। इसलिए हम ऐसी महिला को भी वोट देंगे जो दिन में आती है हमारे यहाँ, जो सुबह 8 बजे हमारे यहाँ वोट मांगने आती है और शाम को 5 बजे कहती है कि दीदी बोलिए मैं अपने गांव जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चे संभालने। हम उस महिला को भी वोट दें। तब हम उम्मीद करते हैं कि रात की जो बूझ पार्टी है, रात को दारू की व्यवस्था कोई करे, तो फिर कौन करता है? वो जो प्रधान का, वो जो उसका कैंडिडेट है, उसका पति करता है, उसका बेटा करता है। इस तरह से वो करते हैं। तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अब समाज में कैसे बदलाव होगा उसको लेकर मैं तो 2008-9 से हम लोग चाह रहे थे कि उस दिन हम लोग लोकसभा में थे जिस दिन ये प्रस्ताव आया था, हम उम्मीद कर रहे थे कि आज पास होगा। हुआ क्या? समाजवादी पार्टी या लालू प्रसाद यादव की पार्टी है जिन्होंने उसको अपोज किया था, या बीजेपी आज सत्ता में, आज बीजेपी चाहे तो जो मर्जी कर सकती है। तो बीजेपी से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं वो भी तो नहीं आ रही ना इसको आगे करके। भाई आज तो मोदी जी जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। वो 8 बजे घोषणा कर सकते हैं कल सुबह से पूरा देश बंद हो जाएगा। वो 8 बजे घोषणा कर देते कल से नोट आपके 1000 के 500 के बंद हो गए। एक बार घोषणा कर दें कि 33% आरक्षण होगा, लेकिन नहीं करना चाहेंगे। करना इसलिए नहीं चाहेंगे क्योंकि उनको पता है कि जो 50% महिलाओं का वोट है वो हमें फालतू के मुद्दों पे, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे मिल रहा है, तो हम क्यों ये पंगे लें? अपने पुरुष साथियों को क्यों नाराज करें?
तो कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। और ये नीचे से जब तक माहौल नहीं बनेगा, जब तक महिलाएं एक वोट बैंक नहीं बनेंगी, एक मुद्दे पर वोट बैंक नहीं बनेंगी, जब तक वो साड़ी पहन के और नथली पहन के जबरदस्ती नेताओं का स्वागत करने, फूल गिराने के लिए, वो जो झाड़ने के लिए जाती है ना, वो नहीं जाएंगी। जिस दिन वो कहेंगे हम वैचारिक तौर पर जाना चाहते हैं, हम जाएंगे रैलियों में, लेकिन वहां अपनी बात रखेंगे, उस दिन जाके ये कुछ हो पाएगा। फिलहाल मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि नजदीक भविष्य में कुछ होने वाला है। जी। जी सर। और बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली जो इसका कारण है कहीं ना कहीं वही मानसिकता, क्योंकि पितृसत्ता जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों की सत्ता है या पुरुषों की मानसिकता है। महिलाएं भी हैं जिनकी मानसिकता पितृसत्तात्मक है, जो पितृसत्ता को सपोर्ट करती हैं, जो मानती हैं कि पुरुष बेहतर है। और कई ऐसे पुरुष भी हैं जो समानता में भरोसा करते हैं, जिनकी सोच पितृसत्तात्मक नहीं है। तो शायद वही कारण है जो कोई भी महिला खुल के इस मुद्दे पर नहीं बात कर रही है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मान के बैठी है कि नहीं ठीक है, पुरुषों की सत्ता है और वो ठीक है, पुरुष ज्यादा कैपेबल है या ज्यादा बलवान है और उन्हीं को करना चाहिए। शायद इस वजह से वो पीछे है। तो वो जागरूकता लाने की मुझे लगता है जरूरत है कि नहीं, दोनों समान है। उस पर बात करने की जरूरत है। तो अजीत सर, आप भी प्लीज इस पर अपने विचार जरूर रखिए, क्योंकि एक बहुत अहम मुद्दा ये है। राजनीति ही कहीं ना कहीं सारा सिनेरियो डिसाइड करती है। तो प्लीज सर आप भी बताएं। जो राजनीतिक परिदृश्य है पूरे उत्तराखंड का या देश का भी, आप देखेंगे उसमें महिलाएं तो फिर भी, चाहे वो सांकेतिक हो उनकी भूमिका, चाहे दिखाने के लिए ही हो सही, फिर भी थोड़ा बहुत है संख्या के तौर पे तो। लेकिन जो मुद्दों के तौर पे है, उसका तो और बुरा हाल है। जैसे उत्तराखंड में मैं देख रहा हूं, कई साल से आए दिन ये खबर छपती है कि किसी महिला ने सड़क पे प्रसव उसका हुआ, सड़क पे दम तोड़ दिया। ये मतलब रेगुलर फीचर है अखबारों का। और ये खबरें पहले पेज वन पे छपती थी अखबारों के, अब अंदर के पेज पे छपती हैं कहीं। लेकिन आए दिन ऐसा होता रहता है। अभी विधानसभा चुनाव हुआ पूरा, पूरे विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे का कहीं कोई जिक्र नहीं था। एक विधानसभा सीट ऐसी नहीं है जो इस मुद्दे की वजह से हार या जीत किसी पार्टी की हुई हो, हेल्थ इश्यूज पे। जबकि हम अभी कोविड के दौर से गुजर के आए हैं, उसमें तमाम लोगों को किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वो है। महिलाओं की क्या स्थिति है, हेल्थ का जो एक्सेस है, गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है, वो रोज उजागर होती है, आए दिन देखते हैं। और उसकी सबसे बड़ी जो भुक्तभोगी है, जो सबसे बड़ा उसका कष्ट जो झेलना पड़ रहा है, वो महिलाओं को झेलना पड़ रहा है। उसके बावजूद वो मुद्दा नहीं है। और इससे भी बड़ी विडंबना ये है कि ये जो पिछली हार जीत हुई है रिसेंट विधानसभा चुनाव में, उसमें सबसे निर्णायक महिला वोटर रही है। ये जो हार जीत हुई है हालिया चुनाव में, वो महिला वोटरों के दम पे हुई है। उसमें संख्या के तौर पर सबसे ज्यादा महिला निर्णायक रही है। तो जहां महिला निर्णायक है, वहां भी महिलाओं के मुद्दे हाशिए पर है। दिक्कत यह है। तो जब तक समाज के अंदर वो चेतना नहीं आएगी, ये चेतना का सवाल है, सामाजिक जागरूकता का सवाल है। महिलाएं अपने मुद्दे नहीं उठाएंगी, और ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल आइसोलेशन में दोनों, महिला या पुरुष, जब तक वो समाज उन मुद्दों को नहीं उठाएगा। अब इसका एक और दूसरा उदाहरण, जो प्रेम भाई भी उसमें गवाह थे उस चीज के, अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद 2 अक्टूबर को ये रहा कि बंद रहेगा उत्तराखंड। उसमें तमाम लोगों ने भागीदारी नहीं की। पहाड़ में तो बाजार बंद रहे, लेकिन जो खास तौर पे देहरादून, हल्द्वानी वगैरह के इलाके हैं, ऋषिकेश, वहां बहुत लोगों को ये समझाना पड़ा, जो जिन लोगों ने बंद की कॉल दी थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया उस तरीके से। जबकि ये तो ऐसा मुद्दा था जिसमें पूरा समाज को झकझोर दिया, पूरे देश को झकझोर दिया था। तो ये तो जो राजनीति का स्वरूप है, और हम किन मुद्दों को अहमियत दे रहे हैं, उनके ऊपर बड़ा सवाल है। जब तक ये हालात बने हुए हैं, तब तक जो महिला आ भी रही है, अब आप देखिए ना, चाहे किरण नेगी का मामला हो, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, जैसा प्रेम भाई ने कहा, कितनी महिला हमारी मंत्री, विधायक, सांसद, इन्होंने इन मुद्दे को उठाया है। वो तब उठा रही है इन मुद्दों को जब बहुत ही फेस सेविंग वाली बात आ जाती है कि अब तो कुछ लिखना ही पड़ेगा, अब तो कुछ कहना ही पड़ेगा, पत्रकारों ने पूछ ही लिया, बिल्कुल एंड में जाके। इन दोनों ही मामलों में कोई महिला मंत्री, विधायक, खासतौर पर सत्ताधारी दल की, वोकल रही हो। और हमारे तो केंद्र में स्मृति ईरानी जैसी मंत्री भी हैं, और कई महिला नेता हैं।
उन्होंने भी इसको कोई बहुत जोर शोर से उठाया, ये भी देखने को नहीं मिला है। जी तो ये राजनीति का जो स्वरूप है और महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं वो वास्तव में बिल्कुल उसके दरकिनार है। और ये उससे भी बड़ी विडंबना की बात यह है कि वो महिलाओं की ताकत के दम पे दरकिनार है। जी, वोट बहुत में अच्छी बात आपने। वोटिंग ताकत बढ़ रही है महिलाओं की और महिलाओं के मुद्दे घट रहे हैं, ये समस्या है। जी, नहीं, बहुत अच्छी बात आपने सर कही कि वाकई में जो उत्तराखंड में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, तो सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन जो था परसेंटेज पे भी, वो महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किए थे। और जो सबसे बड़े अहम मुद्दे हैं महिलाओं के, सुरक्षा का, स्वास्थ्य का, जैसे कि आपने बोला, शिक्षा का हम शुरू से बात कर रहे हैं कि स्कूल्स इतने दूर है, रास्ते नहीं है, शिक्षा के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, पढ़ाई छूट जाती है। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा प्रेम पोखंडी सर ने कहा कि जानवरों का, जंगली जानवरों का जो हमला है, सबसे ज्यादा महिलाओं पर ही होता है, क्योंकि घर का बाहर का सारा काम वही करती है। तो वाकई में महिलाओं के ही मुद्दे थे और महिलाओं ने ही वो मुद्दे नहीं उठाए, या उन मुद्दों के बिहाफ पे वोटिंग नहीं हुई, वोटिंग किन्हीं और ही मुद्दों पे हुई। तो कहीं ना कहीं जो लगता है चेतना का अभाव है, समझ का अभाव है, उन मुद्दों पे इसमें बात नहीं हो। जी इसमें एक चीज मैं ऐड करना और चाहूंगा, इलेक्शन इलेक्शन के ही इस उसमें सिलसिले में, कि किस तरीके से जब तक राजनीतिक दल को, या भाई देखिए राजनीतिक दल क्या है, वो तो देखता है कैसे जीतेगा, उसने जीतना है, वोट पाने हैं, सीटें निकालनी है, पावर का, इसका स्ट्रगल पावर का है, समाज को बदलने का स्ट्रगल नहीं है राजनीतिक दल का। जब उनको पता है महिलाएं अपने मुद्दों पे ही जागरूक नहीं है, तो वो किसी महिला को मुख्यमंत्री क्यों बनाएगा कोई राजनीतिक दल? तब क्या करेगा वो? एक कहने के लिए भाई कोई नहीं है, चलो एक मंत्री तो बना ही दो कम से कम। 70 में से भाई लोग पूछेंगे, किरकिरी होगी, 10-12 महिलाओं को टिकट दे दो, कहने को हो जाएगा। वो मुख्यमंत्री क्यों बनाएगा? अगर उनको लगेगा कि वो हार जाएंगे चुनाव अगर महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अगर उनको लगेगा पार्टी का काडर बहुत प्रेशर बना रहा है, जनता का प्रेशर है, महिला को बनाना ही पड़ेगा, इस महिला को बनाना ही पड़ेगा, तब तो वो सोचेंगे। अभी तो वो सोचेंगे भी नहीं, जो जी आज के हालात जी, है। ये बात मैं मतलब इसमें जब ऐड तक उन्हें करना वोट बैंक नहीं नजर चाहूंगा। आएगा हाँ, कि अगर महिला को बिल्कुल। प्रमोट करने से या महिला मुख्यमंत्री को पेश करने से उनका वोट बैंक अच्छा हो रहा है, वोट हम्म, बैंक स्ट्रांग हो हम्म, रहा है, तब तक वो हम्म, नहीं ऐसा करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हम्म, जो लोग हमें सुन भी रहे हैं, काफी सारे लोग लाइव जुड़े हैं लगातार, तो उनके लिए भी एक मैसेज है कि जब तक महिलाएं खुद अपने मुद्दों पर बात नहीं करेंगी, मुद्दे हम लोग मिलजुल कर उठाएंगे नहीं, तब तक कोई राजनीतिक दल इस पर बात नहीं करने वाला, और अनाप शनाप मुद्दों पर ही राजनीति होती रहेगी। और जो असली और अहम मुद्दे हैं उत्तराखंड के, उन पर शायद कोई बात नहीं होने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले काफी सारे लोगों ने इसमें हमें कमेंट्स भी किए हैं, कुछ उन्हें भी मैं पढ़ लेती हूँ। विमला रावत जी हमारे साथ हैं, प्रिया जी हैं, विनोद नेगी जी हैं, और लगातार सबका ही मानना है कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है जिस पर हम बात कर रहे हैं। और बीना कंडारी जी हैं, राकेश गुआड़ी जी हैं, शिवदयाल जी हैं, अ, विमला रावत जी हैं, और सौरभ अग्रवाल हमारे साथ हैं, युवा साथी हैं, और भी कई सारे लोग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बहुत सारे मुद्दों पर वो भी बात कर रहे हैं, बता रहे हैं हमें बार बार कि विमला जी का कहना है कि अजीत जी, सही कहा आपने कि महिला वोटर अधिक होने पर भी महिला मुद्दों पर बात इसलिए नहीं होती क्योंकि महिलाओं को कभी कॉन्फिडेंस उनका कॉन्फिडेंस कभी उठने ही नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं वाकई में ये भी एक कारण है कि जैसे मैंने कहा भी कि अगर महिला को सीट आरक्षित कर दी जाती है, सीट वो जीत भी जाती है क्योंकि आरक्षित सीट थी, चुनाव में ज्यादातर उनका जो प्रमोशन होता है, या वो घर पे रोटी बना रही होंगी शायद, पति जाके प्रचार कर रहे होंगे और वो जीत भी जाता है, तो सीट पति की ही रहती है, पूरा कार्यभार वही संभालते हैं, निर्णायक पद पे वही होते हैं, खाली एक साइनिंग अथॉरिटी एक तरह से महिला हो जाती है। तो वही जो कॉन्फिडेंस की कमी हम लोग देखते हैं, वो सब देखने को मिलती है। सर इसमें प्रेम भाई जैसे कुछ ऐड बार करना बार। चाह रहे थे, प्रेम भाई कुछ ऐड करना चाह रहे जी थे जी बीच में। जी सर, हाँ जी। ये अंकिता भंडारी वाला मामला अजीत ने कोट किया, मुझे एक महिला ने, मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं आपको इंटरेस्टिंग। एक महिला ने दूसरी महिला को बोला, दूसरी महिला ने तीसरी को, तीसरी ने मुझे बताया पर्सनली। उन्होंने मेरे से अंकिता भंडारी पूछा, ये जिस दिन 2 तारीख की घटना थी, जिस दिन हमने 2 तारीख को बंद रखा था, 2 तारीख से एक दिन पहले बीजेपी ने एक कैंडल मार्च रखा था, कैंडल वाला रखा था ना, वहां पर ये चर्चा हुई, और ये महिलाओं के बीच में चर्चा हुई अंकिता के चरित्र को लेकर, और ये महिलाओं में हुई है। तो जिस महिला ने मुझे पूछा, तो मैंने उनसे बोला कि अगर है भी तो तुम कौन होते हो बोलने वाले, और किसी को कैसे अधिकार हो सकता है कि वो उसकी हत्या कर दे, नंबर एक। दूसरा मैं बताता हूँ कि कल ही मुझे एक मेरी मित्र थी जिसके साथ मैं कल रात को कॉफी पी रहा था, उसने मुझे किसी दूसरी महिला के बारे में बोला कि उसका उससे कुछ रिलेशन, तो मैंने उससे बोला कि हु आर यू टू डिसाइड एंड हु आर यू टू डिस्कस इट।
कहने का अर्थ ये है कि हम इन चीजों में मजे तो लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात है कि एक हथीनी की मौत हुई थी केरल में। हथीनी की मौत को लेकर स्मृति ईरानी से लेकर मेनका गांधी तक ने हंगामा खड़ा कर दिया था। लेकिन जब बात आई इसकी अंकिता की हो या किरण नेगी का मामला है, तो सब शांत हैं, कोई प्रश्न नहीं, कोई हल्ला नहीं, कोई गुल्ला नहीं है। सवाल वही है कि जब तक चाहे वो पहाड़ियों की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, मैं तीनों को अलग अलग उसमें जोड़ रहा है। पहाड़ियों के मुद्दे भी 5 साल तक कोई नहीं पूछता है। जब तक वो वोट बैंक नहीं बढ़ेंगे और अपने मुद्दों पर वोट नहीं करेंगे, अपने मुद्दों पे कि ये मेरे 3 मुद्दे हैं, मुझे इन मुद्दों पे वोट करना है, तब तक नहीं हो पाएगा। जब तक वो नथली पहन के और वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की साड़ियां पहन के जाती रहेंगी ना, वो फूल माला डालने के लिए और फूल फेंकने के लिए, भीड़ में खड़े होने के लिए, तब तक तो ये दिक्कत आएगी। इस बार जो अजीत ने ठीक कहा कि जो 5 किलो राशन वाला मुद्दा था वो बहुत बड़ा चला है, वो किसके पास गया? वो ज्यादातर महिलाओं के पास था। आप ये जो मैंने वाली सीट बताई आपको, लैंडस्टोन वाली, आपको बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे जहां औरतें वो बर्तन लेके जा रही है और ऐसे जा रही है जैसे ट्रॉफी मिल गई है उनको। एक एक बर्तन मतलब कितने, 500 500 700 रुपए के बर्तन है। तो वो चीजें जाएंगी। जी। जी, जी, बिल्कुल सर। और वही जो मैं बार-बार कह रही हूँ कि समझ का फ़र्क है, क्योंकि पढ़ने नहीं दिया, समझ नहीं डेवलप हो पाई, तो कहीं न कहीं सोच बहुत संकीर्ण हो गई है। वही छोटे-छोटे लाभ दिख रहे हैं, राशन दिख रही है, बर्तन दिख रहे हैं, लेकिन जो दूरगामी फ़ायदे हैं, जो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए फ़ायदे हैं, अपनी बच्चियों के लिए फ़ायदे हैं, वो हम नहीं सोच पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। बस हम वो छोटी-छोटी खुशियों में, जो अभी हमें कुछ फ्री में मिल रहा है, हम वही सारी चीज़ें देख कर के वोट कर दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो भी लोग लाइव जुड़े हैं या लाइव देख भी रहे हैं, आगे भी देखेंगे, ये बहुत ज़रूरी बात हम इस पर बात कर रहे हैं, जो प्रेम सर ने भी कही, अजीत सर ने भी कही, कि बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि हमारे असली मुद्दे क्या हैं, और एक छोटे लाभ ना देखते हुए अभी हमें क्या मिल रहा है, क्या हमें फ्री में मिल रहा है, इलेक्शन से 4 दिन पहले, 1 महीना पहले, उसको ना देखते हुए दूरगामी जो फ़ायदे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या फ़ायदे होने वाले हैं, और हमारी रोज़मर्रा के जो कष्ट हैं, वो कैसे दूर होंगे, उस पे सोचने की, उस पे बात करने की बहुत ज़रूरत है। और सर, एक जो हम बार-बार नाम आ रहे हैं हमारे सामने, अंकिता भंडारी हैं, उनके नाम से तो हम पूरा ये कार्यक्रम कर ही रहे हैं, अंकिता एक ज्योति, और किरण नेगी का बार-बार नाम आ रहा है। तो अभी जैसे हाल ही में जो फैसला आया है किरण नेगी केस में, अभी उससे पहले हमने मध्य प्रदेश में भी देखा था, एक इस तरह का ही मामला था। इस तरह का नहीं था, बट अगर इसी से हम कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ देखें कहीं न कहीं, जहाँ पे जो बलात्कारी थे उनको बेल दे दी गई थी, और उसने वापस जाकर के फिर से विक्टिम का बलात्कार किया और उसे मतलब ब्लैकमेल करने की कोशिश की, वो केस वापस ले ले, इस तरह से। और किरण नेगी का केस तो है ही, बदायूं वाला केस, मतलब इतने सारे हम मुद्दे देखते हैं। और खासकर ये दोनों मुद्दे, चाहे अंकिता भंडारी का हो, जैसे जिन्हें जिस तरह उन्हें न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ा, अभी भी काफी प्रेशर बनाया जा रहा है। और मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे कोई भी पार्टी शायद सत्ता में होती है, अगर उनकी तरफ से होता तो भी यही होता, क्योंकि जो सारा खेल है वो पावर का है, कि अगर आपके पास पावर है, पैसा है, तो कहीं ना कहीं जो कानून है वो भी आपकी तरफ झुक जाता है। और खास करके जो अभी किरण नेगी के मामले में हुआ है, हालांकि अंकिता भंडारी का मामला भी न्यायपालिका में है, उसके बारे में भी कुछ कमेंट कहना शायद, हालांकि हम सभी जानते हैं कि झुकाव हो रहा है, लेकिन फिर भी जल्दबाजी होगी। लेकिन किरण नेगी के मामले में हम साफ तौर पे देखा है कि खुद एक महिला जज रही हैं, और लेकिन मैं खैर बार बार ये वो करना इतना पसंद नहीं करती, क्योंकि महिला हो या पुरुष हो, सब खेल मानसिकता का है। बहुत सारी महिलाओं की मानसिकता ही पुरुषवादी होती है, पितृसत्तात्मक होती है, और बहुत आप जैसे पुरुष भी हैं जो साथ में बैठकर महिलाओं की समानता की बात कर रहे हैं। तो वो फर्क तो सिर्फ सोच का है, बॉडी से आप महिलाएं पुरुष है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर हम बाहरी तौर पर देखें, तो बरी कर देना, वो भी इतना निर्भया जैसा ही वो दर्दनाक और घिनौना केस था, और उसी समय का वो केस था, और इतने साल बाद, और उसमें इस तरह से बरी कर देना, मतलब गुस्सा भी है लोगों में, और समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या कहा जाए, क्या किस तरह से आप कानून व्यवस्था को देखते हो, कैसे एक महिला होने के नाते मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे भरोसा करूं न्यायपालिका पर, या ये सोचूं कि अगर कुछ गलत होगा तो रक्षा होगी या उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये जो हम एक समझते हैं सेफ्टी, हम अपनी कानून से ही समझते हैं, पुलिस से समझते हैं, अगर वहीं इस तरह के रिजल्ट आएंगे, इस तरह के फैसले लिए जाएंगे, तो क्या स्थिति महिलाओं की होने वाली आने वाले समय में, या एक महिला होने के नाते किस तरह से हम खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। जी, आज अभी अजीत सर से शुरू करते हैं। अजीत सर, प्लीज आप बताइए। जी, एक तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ इस तरह का हादसा होता है, उसके साथ ऐसा अन्याय, बिल्कुल हैवानियत की हदें पार कर दी जाती हैं, और फिर उसको इंसाफ के लिए 10-10 साल तक भटकना पड़ता है।
यही अपने आप में कितना बड़ा न्याय है कि दोषियों को, जो गुनहगार हैं, उनको सजा दिलाने के लिए 10 साल तक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। पहले तो उनकी बच्ची के साथ ऐसा नाइंसाफी हुई, ऐसी हैवानियत हुई, और फिर 10 साल तक का ये, और उसके बाद एक अदालत फैसला देती है फांसी, उनको गुनहगार बताती है, दूसरी अदालत उनको बरी कर देती है। अगर बरी करने वाले पे यकीन करेंगे तो फिर हत्या कैसे हुई उसकी, उसके साथ जो हैवानियत वो किसने की, कौन गुनहगार है? मतलब एक ना एक अदालत तो ने तो इंसाफ नहीं किया ना। या तो उन्होंने नाइंसाफी की, जो निचली अदालतें थी, हाई कोर्ट और जो ट्रायल कोर्ट था, या फिर जो ऊपर जो अब ये फैसला आया है इसमें कोई कमी है कहीं ना कहीं तो। और जब इस तरह की कोई चीज होती है, आप समझिए कितने बड़े रास्ते बंद होते हैं। एक लड़की कोई पहाड़ से निकल के, जैसे अंकिता वाले मामले हुआ, एक पहाड़ के बिल्कुल रिमोट इलाके से निकल के आती है, पढ़ाई करती है, नौकरी करना शुरू करती है। उसकी जो यात्रा है वो केवल उसकी अपनी यात्रा नहीं है, अपने 1-2 साल की, एक जनरेशन की यात्रा है वो, कि कोई परिवार अपनी बच्ची को गांव से एक दूर भेजता है पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, और ऐसा हादसा होता है तो कितनी सारी लड़कियों के रास्ते बंद होते हैं इससे। ये तो ऐसा है कि जैसे 4 कदम आगे बढ़े और 8 कदम हम पीछे पहुंच गए। अब उस इलाके से जब माँ बाप अपने बच्चों को भेजेंगे पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, उनको आप डर का स्तर समझिए, कितने रास्ते रुक गए हैं। तो ऐसी घटनाएं से कम, और एक बहुत बड़ी कानून व्यवस्था का सवाल है। और जिस तरीके से महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ रहे हैं देश भर में आए दिन, और जो एनसीआरबी वगैरह के डेटा है आप देखिए, आए दिन हर मिनट महिलाओं के खिलाफ जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, और कानून व्यवस्था का, इंसाफ की जो हालत है वो आप देख ही रहे हैं। 10-10 साल, 5-5 साल आपको भटकना पड़ता है। और ये हाल तब है जब निर्भया जैसा कांड हुआ और देश ने इतनी बड़ी उसके खिलाफ एक मुहिम छिड़ी, कानून में बदलाव हुए हैं, एक पूरा राजनीतिक चेतना उसमें लगी, पूरा एक माहौल खड़ा हुआ। उसके बाद भी आज ये हालत है कि ऐसे ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं, ऐसी हैवानियत हो रही है, और इंसाफ की ये स्थिति है कि 10-10 साल तक आपको भटकना पड़ रहा है, और इस किस्म का फिर निर्णय हो रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये एक तरह से महिलाओं, पिछले 20-30 सालों में जो एक माहौल, ये बराबरी थोड़ी सी आनी शुरू हुई थी, लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लगे थे, शहर भेजने लगे थे, वो तो फिर उनको उसी उसी बिल्कुल बैक टू उसी स्थिति में ले जाने वाली बात है। जी ये बहुत बड़ा झटका है जो पूरी पूरी स्थिति है। और गांव से जो, खास तौर पे गांव और दूर दराज के इलाकों से जो लोग, बेटियां निकल के आ रही हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ेगी तो फिर जॉब करेगी, जॉब करेगी तो किस तरह का एनवायरनमेंट, क्या कानून व्यवस्था है। तो महिला सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल है, और इस तरह की घटनाओं से पूरा ये सिस्टम की नाकामी एक्सपोज हो रही है कि हम अपनी बेटियों को, बहनों को सुरक्षित वातावरण देने में नाकाम रह रही है ये व्यवस्था, और उसके बाद न्याय की ये हालत है। जी जी बिल्कुल सर। प्रेम सर, आप भी प्लीज बताइए हमें कि जो कानून व्यवस्था है, और जैसे सर ने बहुत अच्छा बोला, जब जस्टिस वर्मा की कमेटी बनी निर्भया के बाद, पूरा सड़कों पे लोग थे, पूरा देश था, तो लगा शायद कुछ चीजें तो बदलेंगी, कानून फास्ट ट्रैक कोर्ट की बातें, बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर हम देखते हैं तो वाकई में 4 कदम आगे आए तो 8 कदम पीछे चले। देखिए ना, विडंबना भी तो देखो ना कि हम सत्तात्मक उस पर डिस्कशन कर रहे हैं ना। और अगर मैं मान रहा हूं कि ये लोग सत्तात्मक सिस्टम को मानते हैं और उस सत्तात्मक सत्ता को पसंद करते हैं, उसके अपने आप को रखवाले मानते हैं, तो तब तो इनकी ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि भाई उनके सामने किसी महिला के साथ ही अपराध नहीं होना चाहिए। जो इक्वलिटी की बात करता है तो ठीक है, मैं अगर इक्वलिटी की बात करता हूं तो मैं बस में सीट नहीं भी दूं चल जाएगा किसी महिला को, कि मैं इक्वलिटी की बात करता हूं, भाई तुम खड़ी रह सकती हो, मैं भी खड़ा रह सकता हूं, मैं रह सकता हूं, तुम भी रह सकती हो, चल जाएगा। लेकिन जो सत्तात्मक सिस्टम पे विश्वास करता है उसकी तो ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोई महिला आएगी तो उसको सीट दे, क्योंकि वो मान के चल रहा है वो कमजोर है। तो जब एक कमजोर महिला के साथ अगर वो मान के चल रहा है कि वो कमजोर है, और तब उसके साथ ऐसी हवानियत हुई, तो उस टाइम तो पुलिस थाने से लेके और हर उस व्यक्ति जो उस पूरे दौर में उस जांच में शामिल था, उन सबको उस लड़की को अपनी बेटी मानते हुए कि भाई हमारी बेटी भी है, उनमें तो जितने लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया होगा, पुलिस रही होगी, जज रहे होंगे, सारे लोग रहे होंगे, उनकी भी तो घर में बेटियां होंगी ना। मैं ये बोलता हूं, मैंने अंकिता भंडारी वाले मामले में बोला कि हो संभव है कि आपके घर में बेटी ना हो, आपकी कोई मां, आपकी बीवी ना हो, आपकी पत्नी ना हो, प्रेमिका ना हो, बहन ना हो, लेकिन माँ तो होगी ना अगर आप इस दुनिया में हो तो
उस लड़की के अंदर उसकी बहन, बेटी, माँ, बहन, किसी का तो वो चेहरा देखते और तब इन्वेस्टिगेशन करते। इसका मतलब है कि आप प्रतिशतमात्मक को भी अपने फेवर तक देख रहे हो, उसके बियॉन्ड नहीं देख रहे हो। अगर आप प्रतिशतता तक दे रहे हो तो फिर तो अब ये देखो ना कि भाई मैं मान के चल रहा हूँ लड़कियां कमजोर है, अब लड़की सड़क में सुरक्षित जाए, ये मेरी भी जिम्मेवारी बनती है। लड़की के साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसको वो करना मेरी जिम्मेवारी का हिस्सा है कि कैसे अपराधी ने कर दिया, ये मैं मान के चलूं कि उसके साथ है। तो कहीं ना कहीं जहां पे लैप्सेज हुए, उस जांच में लैप्सेज हुए, वो तो वकील लोग बेहतर बता रहे हैं। और उसमें भी अगेन जो आपने कहा, मैं उस बात पे सहमत हो गया, वो महिला और पुरुष का मसला नहीं है। वो तो दो पुरुष थे, एक महिला थी, वो अकेली महिला स्टैंड भी ले लेती तो शायद कुछ ना हो पाता। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि जो महिलाएं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, वो वकील हैं या हाई कोर्ट में वकील है, क्या उन्होंने स्ट्रांगली आके इसके पक्ष में खड़ी हुई हैं कि बहुत से कानूनन गलत है, हम जो है इसको रजिस्टर करते हैं, हम बिना पैसे की, बिना फीस के जाने के तैयार है, हम कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हुआ है, इसको सजा मिलनी चाहिए। जो लेफ्ट जो है वो या अगर इसको सजा नहीं दे रहे हो, इन चारों को आप छोड़ रहे हो, तीनों को छोड़ रहे हो, तो उन सबको सजा दो जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस के अंदर लेफ्ट किए हैं। जिसने वो फॉरेंसिक लैब में नहीं भेजा, सैंपल 11 दिन तक अटकाए रखा, जिसने क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया उसको, अपराधी को, उसको सजा तो किसी को तो सजा दोगे ना। ये तो नहीं होता कि सब स्कॉट फ्री हो गए। और अब कोर्ट कह रहा है कि नहीं उसके माँ बाप मुआवजे के हकदार है। अरे मुआवजा, उनकी बच्ची के साथ इतनी निशंस हत्या हुई है उसकी, उसका आप क्या मुआवजा दे दोगे? मुआवजा शब्द आपके मुंह से निकल कैसे गया, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है कि आप इसकी मुआवजा शब्द कैसे निकल गया आपको। आप ये कह सकते थे कि भाई ठीक है उसको प्रोटेक्शन हम देंगे, उसके एवज में उसके लाइफ का कुछ, उसकी माँ की लाइफ को सेव करेंगे, कुछ करेंगे। तो मुआवजा शब्द आपके मुंह से निकलना भी अपने आप में मेरे को लग रहा है एक अपराध के तौर पे है। और उस दौर में जो कम से कम पहले तो पुरुष वकीलों को भी आगे आना चाहिए था, देश भर के बार काउंसिल्स को आगे आना चाहिए था, ये तो कम से कम महिला वकीलों को तो सुप्रीम कोर्ट के मिल के एक ग्रुप के तौर पे चीफ जस्टिस के पास जाना चाहिए था कि इसको रिव्यू करो, इसको रिव्यू करो, ये गलत आप डिसीजन ले रहे हैं, जांच कीजिए, किसी को तो सजा दीजिए उसमें। अगर आप इन तीन अपराधियों को एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट देना भी चाहते हैं किसी कानून के उसके वजह से, तो उन सबको दीजिए जिन्होंने जांच में गड़बड़ी करी है, जिन्होंने सैंपल सही कलेक्ट नहीं किए, जिन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करे, सरकारी वकील हो या कुछ और हो, किसी को नहीं दिया जा रहा है। तो वो डायलिमा है कि एक तरफ आप सत्तात्मक सत्ता को मान रहे हो लेकिन अपने फायदे के लिए, जहां पे आपका फायदा हो रहा है, जहां पे आपको लग रहा है कि बहन को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना पड़े, तब तो आप सत्तात्मक मान रहे हो। लेकिन जहां आपको लग रहा है कि पत्नी के परिवार से कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा आ सकता है, वहां आप कह रहे हैं नहीं भाई लड़कियों का अधिकार बराबर है। वो दोनों के बीच में जो डायलिमा है वो नहीं होना चाहिए। स्टैंड पे क्लियर रहना चाहिए। अगर हम प्रतिशतता मानते हैं तो फिर मानते हैं, अगर मैं बराबरी मानता हूं तो मेरे साथ जो महिलाएं काम करती है मैं उनको बराबरी का सम्मान देता हूं, तो मैं उनसे काम भी बराबर लेता हूं। मैं उनको कहता हूं नहीं, मैं कोई, हाँ ठीक है, कुछ खास समय में किसी खास परिस्थिति में मैं आपको थोड़ी सी छूट दे सकता हूँ, लेकिन जो काम है वो काम आपको पूरा करना पड़ेगा। जब आपको मैं बराबरी का अधिकार दे रहा हूँ तो काम पूरा करना पड़ेगा। और तो थैंक गॉड मेरे आसपास जितनी महिलाएं रहती है मेरे साथ, जिन्होंने आज तक काम किया है, सबने बढ़िया तरीके से, कोऑपरेटिव तरीके से काम किया है। तो दोनों के बीच में डायलिमा, मतलब एक कंफ्यूजन है। इसको हम क्या कह सकते हैं कि एक तरफ मान भी रहे हो, नहीं भी मान रहे हो, आधा मान रहे हो, आधा नहीं मान रहे, ये स्थिति। जी बिल्कुल सर। और साथ ही साथ हमारे साथ सुमन डंगवाल जी भी जुड़ी हैं, और बिमला आर्या जी हैं, नीना रावत जी जुड़ी हैं, और हर्ष डोबरियाल जी भी हैं, और भी काफी सारे लोग हमारे साथ बार बार जुड़े हैं। बहुत सारे कमेंट्स भी लोगों ने किए, सबको पढ़ पाना तो संभव नहीं है, लेकिन अभी लास्ट में हम लेंगे सबके कमेंट्स, कोशिश करूंगी मैं जितने ज्यादा पढ़ सकूं, और समय भी काफी हो गया। तो बस एक आखिरी क्वेश्चन सर, जो बहुत जरूरी है आप दोनों से ही, और छोटा छोटा सा मैं चाहूंगी हम लोग इस पे एक बार जरूर बात कर लें। जो एक बहुत अहम मुद्दा अंकिता भंडारी के केस के बाद उठा है, वो है कहीं ना कहीं पर्यटन। जिस तरह से हम चाहते हैं कि उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश की तरह विकसित हो, और रेवेन्यू की क्या स्थिति है उत्तराखंड में हम सब जानते हैं। हजारों करोड़ों का लोन ऑलरेडी चल रहा है। एक भी कोई अगर दिवाली भी आती है तो बोनस देने के लिए भी सरकार को लोन लेके बोनस देना पड़ता है सरकारी कर्मचारियों को। परिस्थिति क्या है हम भली भांति जानते हैं। हालांकि 22 साल हो चुके हैं राज्य बने हुए, फिर भी स्थिति काफी चिंताजनक है। तो पर्यटन प्रदेश बने बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके नाम पे जो दोहन हो रहा है बहुत बुरी तरह से पूरे राज्य का, और खास करके मतलब पलायन देख ले, बाहरी लोगों का जो एक एकदम से बहुत हुजूम सा उमड़ा है, जमीनें कहीं बची नहीं है। भू कानून की हम बात करते हैं, हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल जहाँ पे बहुत सख्त भू कानून है, उसका भी हम एग्जाम्पल नहीं ले पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं पर्यटन से जुड़ा हुआ भी एक मुद्दा है ये अंकिता भंडारी का जो केस हुआ है,
क्योंकि रिजॉर्ट्स खोले गए हैं, कहाँ के ओनर्स हैं कुछ पता नहीं है, किस तरह से रिजॉर्ट्स चल रहे हैं उसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई समितियां नहीं है, कोई लोकल इंटरफेरेंस नहीं है, और सब मतलब राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है, सारी चीजें हैं, भू कानून का मुद्दा है। तो प्रेम मोहन सर, आखिरी नोट पे प्लीज आप बताइए, जब राज्य आंदोलन हुआ था क्या ऐसा उत्तराखंड सोचा गया था? क्या ऐसा था वो उत्तराखंड जिसकी कल्पना की गई थी? हम शायद तब बहुत छोटे थे, उतनी समझ नहीं थी, लेकिन जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, गीत सुनते हैं कि कन उत्तराखंड चयन ऊंचा, तो ऐसा उत्तराखंड तो हमने कहीं नहीं सुना ना समझा। देखते देखते बाग पूरे उजड़ गए, पर्यटन प्रदेश के नाम पे क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। तो क्या आपकी समझ कहती है कि क्या ये हो रहा है और क्या होना चाहिए वाकई में? पहले तो एक मिसकंसेप्शन जो हमने बना लिया है ना उत्तराखंड को लेकर के, पर्यटन प्रदेश है, वो मिसकंसेप्शन हमें खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि जो पर्यटक है उत्तराखंड के, मुश्किल से, अगर मैंने अभी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखी नहीं है, 15 से 20% हिस्से को ही प्रभावित कर रहा है। मेरे पोखड़ा ब्लॉक का मैं रहने वाला हूँ, वहां पे तो कोई पर्यटक नहीं जा रहा। गैरसैंण के अंदर और घाट के अंदर, और यहाँ तो कोई पर्यटक नहीं जा रहा है। पर्यटक से कोई फायदा भी नहीं हो रहा है उन लोगों को। पहली बात तो ये मिसकंसेप्शन है कि जो पर्यटक प्रदेश है, मुझे हमेशा बोलता हूं कि हम पर्यटक प्रदेश नहीं है, हमें पर्यटक प्रदेश नहीं बनना। क्योंकि जब आप पर्यटक प्रदेश बनोगे तो आप ये सारी सिचुएशन के लिए आप अपने आप को ऑफर करोगे कि आओ हमें रोंदो। तो पहली बात तो ये क्लियरिटी है। हमको बनना चाहिए था उत्पादक प्रदेश। राज्य जब निर्माण हुआ था तो मैं हमेशा ही बोलता हूं कि जो राज्य था वो कोई इसलिए नहीं था कि हमें कुछ मुख्यमंत्री बनाने या एक अलग प्रदेश चाहिए था। हमको यूपी में दिक्कत हो रही थी, हम तो यूपी में भी बहुत कंफर्टेबल थे, क्योंकि ये स्टेट ज्यादातर, अगर कास्ट की बात करें तो अपर कास्ट स्टेट था, पढ़े लिखे लोग थे, रिसोर्सेज नहीं थे। तो लखनऊ में भी कब्जा तो इन्हीं का था, पहाड़ियों का ही कब्जा था, कुमाऊं के, गढ़वाल के, चाहे वो गोविंद वल्लभ पंत जी से लेके और हेमवती नंदन बहुगुणा नारायण दत्त तिवारी, ये सब तो वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं ना। तो उस तरह से हमारा दिक्कत थी मॉडल की, डेवलपमेंट मॉडल, विकास के मॉडल की बात। और चूंकि मैंने विकास के मॉडल पे मेरे पीएचडी है, मेरा रिसर्च है, तो मैं ये कहता हूं कि हमने जो जो मॉडल अडॉप्ट किया यहाँ पे, बिग इज बेस्ट का, कि बड़ी इंडस्ट्री, बड़ा होटल, बड़ा सब कुछ लगाया जाएगा, वो हमारा मॉडल नहीं था। हमको छोटा मॉडल, हमारी पहाड़ों के अंदर खेत छोटा होता है, हमारी गाय छोटी होती है, हमारी हाइट अपनी खुद की छोटी होती है, हमारा मॉडल भी छोटा होना चाहिए था। तो एक तो बड़ा इशू छोटा उसको लेकर है। तो ये पहली बात तो ये क्लियरिटी लोगों को रखना चाहिए। कुछ दिन भूखे रह लेंगे, कुछ दिन कम खा लेंगे, हमारा नारा था क्वादा जुगोरू खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, मंडो, वो हमको रखना चाहिए। हमको पहले दिन ये लगने लगा नहीं नहीं अब तो राज्य बन गया, हम पनीर खाएंगे। अब हुआ ये कि वो पनीर और मछली के चक्कर में हम अपना पुराना भूल गए और इस चक्कर में अपनी जमीनें बेच दी। अब मैं बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में उत्तराखंड के ये इधर आप चले जाओ, बालावाला, मियावाला, इस इलाके में जिन पहाड़ियों के पास 10-10 बीघे, 5-5 बीघे खेत था, खेत बिक चुका है। अब सिर्फ एक गाड़ी और एक मकान है। और अपने घर के बाहर उन्होंने सबसे पहला काम 2000 में यही किया कि अपने घर के आगे प्रॉपर्टी डीलर का पोल लगा दिया, और हजारों की संख्या में देहरादून में प्रॉपर्टी डीलर बन गए, पूरी तराई के अंदर प्रॉपर्टी डीलर बन गए। अब जब आप जमीन को एक सतत विकास के तौर पे इस्तेमाल न करोगे, ऐसे करोगे, तो ये तो गड़बड़ होगी। तो पहला बात तो ये है। तो पर्यटन तो नहीं होगा। अगर पर्यटन करना है, अब चूंकि अब मजबूरी हो गई, अब हम उस पोजीशन में आ चुके हैं जहां पर अब हम रिवर्स नहीं जा सकते, तो जहां पर है उसको बदलना चाहिए। तो मेरा सुझाव ये है, बहुत दिनों से मैं इस सुझाव को दे रहा हूं कि जो भी कोई रिजॉर्ट बनता है, कोई होटल बनता है, कम से कम स्थानीय गांव के व्यक्ति का 1/4 हिस्सा होना चाहिए। गांव का हो या ग्राम सभा को, 1/4 हिस्सा उसका हो, और 1/4 हिस्सा उस जिले के मूल निवासी का होना चाहिए। क्योंकि एक सोशल कैपिटल होती है। जब वो मेरे गांव में कोई चीज लग रही हो, भले मेरे गांव के अंदर मेरे पास जमीन 100 गज हो, 1 ही बीघा हो, लेकिन उस गांव के अंदर मेरी एक सोशल कैपिटल है। मैं अपने नाम, बाप दादा के नाम को खराब नहीं करना चाहूंगा। तो मैं, ये तो हो सकता है कि कस्टमर से थोड़ा ज्यादा पैसे ले लूं, लेकिन मैं इतना घृणित कार्य नहीं करूंगा कि अंकिता भंडारी जैसी लड़की का मर्डर हो जाए उसमें। वो काम मैं कभी नहीं करूंगा। तो एक सोशल कैपिटल के लिए 25% हिस्सा लोकल आदमी का होना चाहिए, और 25% उस जिले के किसी मूल निवासी का होना चाहिए। तो 50% अगर करेंगे तो तब हो सकता है। लेकिन मैं उसमें अर्चना, इससे ज्यादा एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। वो है कि अब अचानक से क्या हुआ कि जब उत्तराखंड राज्य बना, और जिस तरह से इंटरनेट का दौर आया, जिस तरह से व्हाट्सएप का दौर आया, जिस तरह से हमारा समाज खुला, एक्सपोजर हुआ हमारे बाहर की दुनिया के साथ, इसने क्या किया कि हम जो बिल्कुल अनएक्सपोज लोग थे, गांव के अंदर छुपे हुए थे, जिनका भारी वर्ल्ड दुनिया के साथ हमारा बहुत संबंध नहीं था, अचानक से हमको खिड़की खोल के रख दी है। और हम उस खिड़की खुले तो रह गए, हम तैयार नहीं थे बाहरी दुनिया का मुकाबला करने के लिए। इसलिए हमारा बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। हम अलर्ट नहीं हुए, और हमारे यहाँ कोई इस तरह का काम नहीं किया गया कि हम उनको अलर्ट कर पाए।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंकिता भंडारी और किरण के केस में दो चीजें हैं। किरण के नेगी के केस में 19 साल की लड़की रात को घर से आ रही थी। सड़क सुरक्षा को लेकर हम अक्सर जब भी सड़क सुरक्षा की बात होती है, सड़क में जाते हुए महिलाओं को लेकर हम कहते हैं कि गाड़ी जिधर से आ रही है उस डायरेक्शन में जाओ, गाड़ी के उस डायरेक्शन में जाओ, गाड़ी जिधर को जा रही है। उससे फायदा है कि अगर आपको कोई किडनैप करना चाहेगा तो आपको सामने से आती हुई गाड़ी का इंटेंशन पता चल जाएगा। ये बेसिक चीज है। भूकंप में हम कहते हैं कि जब भी आप मतलब सोते हो तो आपका जो दरवाजा है, जो बाहर भागने की जगह है, वो रात को क्लियर रहना चाहिए। कोई ऐसा ऑब्स्टेकल नहीं रहना चाहिए कि जिसमें आप अटक के उलझ जाओ। दरवाजा बाहर की तरफ खुलना चाहते हैं, धक्का मार के आप बाहर की तरफ जा सको, इस तरह की कुछ चीजें। तो लड़कियों की सुरक्षा को लेकर क्या हमने अंकिता भंडारी को ये बात बता रखी थी? मेरे एक मित्र है जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आजकल प्रोफेसर है। जब वो कुमाऊं अल्मोड़ा से देहरादून गई, दिल्ली गई, तो उसने मुझे एक बात बोली कि उसकी टीचर ने उसको बताया कि जब तू दिल्ली जाएगी तो किसी भी ऐसी टैक्सी में मत बैठना जो टैक्सी बंद होती हो, खुले में बैठना, यानी कि ऑटो में बैठना, ताकि अगर कुछ दिक्कत आए तो तू चिल्ला सकती है। तो ये बात उसने मुझे वो तब बताई जब वो पीएचडी कर रही थी। आज तो एसोसिएट प्रोफेसर है, बड़ी पोस्ट पे है, लेकिन उसने कहा कि मेरी टीचर ने बोला था। क्या हमने किरण नेगी को इतना मिनिमम बता रखा था? सिमिलरली ये जो अंकिता भंडारी है, 19 साल की लड़की, क्या होती है 19 साल में? तो अक्ल में नहीं आती है, वैसे ही नॉर्मली नहीं आती है। तो लड़की के केस में, पहाड़ की लड़की, गांव से आई हुई, पहली बार एक्सपोजर हुआ है, पहाड़ से पढ़ के आई है, उसकी बाहरी दुनिया के साथ कितना इंटरेक्शन था उसका। क्या वो देहरादून से बाहर कभी गई हुई थी? उसको लगा मेरा ही पौड़ी है, इसलिए वो एक ऐसे रिजॉर्ट में चली गई। उस रिजॉर्ट में गई, क्या उसको पता था कि एक 100 नंबर होता है जिसमें फोन किया जा सकता है? क्या उसको मिनिमम वो फोन नंबरों का पता था? तो जैसे ही उसको खतरा महसूस हुआ, फोन कर सकती थी, दोस्तों को बुला सकती थी, पुलिस को बुला सकती थी, रिश्तेदारों को बुला सकती थी। क्या हमने उसको तैयार किया था? और जेंडर को लेकर, जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेकर, या जो दुनिया के अंदर कैसा हमको फेस करने वाला है उसको लेकर जो हमारे करिकुलम में है, वो करिकुलम में पहाड़ों में तो टोटल मिसिंग है, जो हमें आने वाले टाइम में जरूरत है। अगर हमें पर्यटन और ये सब चीजें करनी है, हमारी बाहरी दुनिया से अब तो झेलना पड़ेगा ही ना, बाहरी दुनिया को तो झेलना पड़ेगा जी हमको, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जी जी। जी, बहुत सही सर, आपने बहुत सटीक बात आपने बोली। और यही जब हमने अंकिता भंडारी का पूरा घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद धाद ने एक मांग पत्र भी जारी किया था। आप मित्र है धाद के, धाद से लगातार जुड़े रहते हैं, आप भी ये बात जानते हैं। तो उस मांग पत्र में भी हमारी जो मेन मुद्दे थे, जिस मुद्दों पर हमने बात की थी, वो उनमें यही मुद्दे थे कि एक जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक हिस्सेदारी, जो लोकल लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, अगर कहीं ऐसा कुछ प्रॉपर्टी बन रही है तो लोकल हिस्सेदारी जरूर हो, ताकि जो इस तरह के घृणित कार्य वो ना हो सके और एक लगाम रहे। अगर बाहर से भी कोई आकर अपना रिजॉर्ट खोलना चाहता है तो उन चीजों पर। और साथ ही साथ यही जीवन कौशल भी लड़कियों को सिखाया जाए कि अगर कुछ खतरा है तो वो भाप सके, और आगे क्या करना है, कैसे करना है, उन्हें सिखाया जाए। और इसी क्रम में ये जो हमारी पूरी कोशिश भी चल रही है वो भी उसी क्रम में है। तो अजीत सर, आपसे भी एक लास्ट नोट में लेना चाहूंगी इसी बात पर कि किस तरह से चीजें सुधरेंगी, क्या हम कर सकते हैं, और राज्य की जो स्थिति है अभी हाल ही में, ये बड़े बड़े मुद्दे हुए, इसको कैसे बेहतर कर सकते जी। देखिए, एक तो जो प्रेम भाई ने बात की ना, जो विकास का जो मॉडल है, मुझे लगता है उस मॉडल में हम बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं। हम कभी इसको बिल्कुल टूरिज्म हम बनाना चाहते हैं, जिसको हम बेचते हैं जाके दुबई में। दुबई के ट्रैवल मार्ट में जाके हम अपने राज्य का प्रचार कर रहे हैं। हम कभी इसको ऊर्जा प्रदेश की बात करने लगते हैं, कभी टूरिज्म। अभी आपको बताऊं, मैं जो होम स्टे वाला जो पॉलिसी आई और उसके बाद जिस तरह से चीज चली, उत्तराखंड में 3-4 हजार और दूर दूर के गांव में भी होम स्टे बन चुके हैं। अब जब हम अपने दरवाजे खोल रहे हैं दुनिया के लिए, और खासतौर पर टूरिज्म के लिए, तो उसमें तो दुनिया भर के लोग आएंगे। तो क्या हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारा माहौल उस उस तूफान को झेलने के लिए तैयार है? और जो हम अभी केवल 4 धाम यात्रा में 40 लाख लोग आए हैं, उससे अंदाजा लगाइए हम पूरे साल में कितने तरह के टूरिस्ट आ रहे हैं, कितने तरह जहां जहां से आ रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जब हम अपनी इकोनॉमी को पूरी तरीके से टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करना चाहते हैं, जो कि मेरी नजरिए से गलत है। और प्रेम भाई ने बताया कि हमको उत्पादक प्रदेश बनना था। दूसरी बात यह है कि जो लूट है, अभी संसाधनों की लूट है, चाहे उसमें मानव संसाधन है, चाहे उसमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो संसाधनों की लूट बहुत ही भयंकर है। और उसमें राजनीतिक दल, ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम सब इन्वॉल्व है। और इसलिए वो संभव हो पाया क्योंकि लोगों ने बेची जमीनें। वो किसी, मुझे नहीं लगता वो किसी कानून से रुकने वाला है। अगर बेचने वाला ना हो तो खरीदने वाला क्या खरीद लेगा?
और पहले एक भावना होती थी, और कई इलाकों में देश के ये भावना है कि हमें अपनी जमीन नहीं बेचनी है, हमारी मातृभूमि है। उस भावना को मैं पूरी तरीके से मिसिंग पाता हूँ यहाँ पे। लोगों को अपनी जमीन बेचने में, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको अपनी जमीन बेचने में ये वाला भाव है कि हम ये बिल्कुल मातृभूमि है, हमको नहीं बेचना है बुरा। यहाँ लोग लाइन, कोई एक नया चीज आता है खरीदने, एक खरीदार आता है, 10 लोग लग जाते हैं उसके पीछे। तो एक तरह से हमने अपने आप को बिल्कुल खुला निमंत्रण है कि हमारा दोहन कीजिए, हमारा शोषण कीजिए। अब हमको अपने आप को उससे तैयार रखना है। अब समस्या ये है। और ये जो अंकिता भंडारी जैसी जो घटनाएं हैं, ये तो एक उसका एक छोटा सा मिसाल है। कितनी सारी घटनाएं हैं जो नोटिस में नहीं आ पाती या उस एक्सट्रीम तक नहीं पहुंच पाती। अभी मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। ये जो केदार भंडारी एक युवा था, वो तो लड़कों के ऊपर भी कैसे ये हो रहा है। वो अग्निवीर के लिए वो देने गया अपना एंट्रेंस वगैरह, उसके बाद वो लौटा ही नहीं। उसको बताया जा रहा है कि वो गंगा में छलांग लगा के गायब हो गया। उसके पिताजी कई महीने से, अगस्त से, 22 अगस्त की ये सब हुआ है, अगस्त से लेके आज तक उसके पिताजी इंसाफ के लिए अपने बेटे को ढूंढते हुए घूम रहे। उत्तरकाशी का रहने वाला है, कोटद्वार गया, ऋषिकेश से गायब है, पुलिस इस तरह की वो बता रही है। तो ये संघर्ष लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए ज्यादा है बेशक। और पूरी जो राज्य की, हमारी जो पूरी जिन उद्देश्यों के लिए हमने राज्य बनाया था कि हमारी सांस्कृतिक पहचान बनी रहे, हमारे यहाँ ज्यादा विकास हो, ज्यादा हम तरक्की करें, तो वो सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इस संसाधनों की लूट में जो है, वो वो मकसद जो है कहीं ना कहीं भटक रहा है उस मकसद से। जी और इसके लिए कहीं ना कहीं पूरी राजनीतिक और जो सामाजिक ताना बाना है वो उसके लिए जिम्मेदार है। जब तक सामाजिक स्तर पे सोच में और राजनीतिक तौर पे बदलाव नहीं होगा, ये इसी तरह का चलता रहेगा और ये और विकराल हो जाएगा, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल सही सर, बहुत सही बात आपने बोली है। और जैसा कि हम समझ पा रहे हैं इस सारी बात से कि जो भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, कि कहीं ना कहीं हमारे जो छोटे छोटे लालच है ना, ये हम पे बहुत भारी पड़ रहे हैं, ना केवल महिलाओं के लिए बल्कि पूरे राज्य के रूप में, उत्तराखंड के लिए। कि छोटे छोटे जो हमने लालच किए हैं शुरू से लेके आज तक राज्य बनने के बाद से, वो अब वही सारे जो लालच है वो हम पे भारी पड़ रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा। और खास करके महिलाओं को, क्योंकि हम महिला हितों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं के लिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप सचेत होइए और समझिए कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है। आपकी सुरक्षा, आपका सम्मान, आपका आगे बढ़ना, आपका सशक्त होना, या वो छोटी छोटी चीजें जो कोई भी देखकर हमें बहला लेता है, फुसला लेता है, या हमारा फायदा ही उठाना, बोलेंगे फायदा उठा लेता है, वो ज्यादा जरूरी है। और सोच का जो कंफ्यूजन बोखंडी सर ने कहा कि सोच का कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। तो हम अगर समानता की बात कर रहे हैं, हमें हमारे अधिकार चाहिए, समानता चाहिए, तो हमें जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसी क्रम में हम लगातार बात कर रहे हैं धात की ओर से, और हम आगे भी बात करते रहेंगे अलग अलग तरह से इसी मुद्दे को लेकर के अंकिता एक ज्योति कार्यक्रम के साथ। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी प्रेम बोखंडी सर का और अजीत सिंह सर का कि वो आज हमारे साथ आए, इस अहम मुद्दे पर उन्होंने हमारे साथ चर्चा की और इतने अच्छे विचार उन्होंने रखे हैं कि समय बहुत ज्यादा हो गया है। हमने सोचा था 1 घंटे का, लेकिन इतने अच्छे वक्ता जब हमारे साथ हो, और तो हमें यही लगता है जितना ज्यादा हम उनसे बात कर सके, जितना ज्यादा हम उनसे नॉलेज ले सके, वो हमारी कोशिश रहती है। सभी का यही कहना है। नीना रावत जी ने कहा है कि बोखंडी सर ने कई छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जीवन कौशल को लेकर बच्चों को सचेत करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और डोबरियाल जी का भी कहना है कि बहुत प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल इम्पैक्टफुल पॉइंट्स इन्फॉर्म्ड बाय प्रेम सर, रियली बेसिक अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर किड्स, डेफिनेटली। और राजीव मिश्रा जी का भी कहना है कि न्याय से वंचित अंकिता भंडारी व किरण नेगी की पुण्य आत्माओं के लिए हो रहा संघर्ष एक पवित्र अनुष्ठान है। तो ये है, और हम चाहेंगे कि सभी इस अनुष्ठान में भाग लें। और इस अनुष्ठान की सफलता तभी होगी अगर चीजें बदलेंगी। और जो हम हमेशा शुरू से कह रहे हैं कि अब उत्तराखंड में कोई और अंकिता भंडारी ना हो, कोई और किरण नेगी ना बने उत्तराखंड से, यही हमारी कोशिश है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं और यही हमें समझना है। बीना कंडारी जी हमारे साथ रही हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही हैं, और विमला रावत जी लगातार बनी हुई है।
और विमला रावत जी का भी कहना है कि प्रेम सर ने बिल्कुल बहुत अच्छी बातें बोली है, कटु है लेकिन सत्य है, और लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। और विनोद नेगी जी हमारे साथ थे, प्रिया जी थी, उन्होंने भी कहा कि बहुत आभार जताया उन्होंने कि हम इस संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं। माफी चाहूंगी अगर मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, काफी सारे कमेंट्स हैं तो सारे पढ़ पाना तो संभव नहीं है मेरे लिए। और लेकिन जो भी मुझे अभी दिख रहे हैं या मैं कोशिश कर रही हूँ। राकेश गुआरी जी का कहना है कि वास्तव में पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की आकांक्षाओं का दमन होता था, लेकिन अब शिक्षित होने के कारण ये समस्या आंशिक रूप से कम हुई है, और हमारी कोशिश रहेगी कि आंशिक नहीं, पूरी तरह से समस्या कम हो। और विमला रावत जी का भी कहना है कि अजीत जी ने बहुत सही कहा है कि समाज में बेटों को काम से बचाने पर हम बेटों को उनकी रचनात्मकता से दूर कर रहे हैं, क्योंकि एक समय में वे परिवारों की जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करने लगते हैं। यही बात उनके बच्चे स्वयं ही सीख लेते हैं। तो बिल्कुल जो बच्चे घर में देखते हैं वही वो सीखते हैं। और लड़कों को हम भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं होने देते हैं, भावनाएं जाहिर नहीं करने देते हैं, रोने नहीं देते हैं, कमजोर नहीं, हम बिल्कुल मान के चलते हैं कि पुरुष हैं तो उन्हें स्ट्रांग रहना है, लड़कों को रोने तक नहीं दिया जाता, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर हो जाते हैं। फिजिकली भले ही हमें स्ट्रांग दिखाई देते हैं। तो हम लगातार इस मुद्दों पर बात करने वाले हैं, आगे आने वाले समय में भी आप भी हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, और अंत में बस एक एक लाइन में अगर हमारे अतिथि कुछ कहना चाहें तो मैं चाहूंगी। जी प्रेम प्रखंडी सर, अगर आप कुछ कहना चाहें तो। जीवन कौशल दोनों के लिए, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए। मैं अक्सर मजाक करता हूं कि लड़कियों को कराटे और लड़कों को पराठे जरूर सिखाएं। उससे फायदा ये होगा कि लड़का जब घर से निकलेगा, हमने झेला है ना, हम नहीं बनाना जानते थे तो बाहर गए तो दिक्कतें हुई, खाना नहीं बनाना आता, आज तक नहीं आती है रोटी बनानी, तो बड़ी समस्या होती है, कई कई दिन तक भात खा के गुजारा चलाना पड़ता है। और लड़कियों के लिए जीवन कौशल हम ये मान के चले कि हम उसको नहीं सिखाएंगे और उसको एक्सपोज कर देंगे दुनिया के अंदर बराबरी, सो कॉल्ड बराबरी के लिए, क्योंकि समाज अभी इतना बराबरी के लिए तैयार नहीं हुआ है। तो हमें अपनी लड़की को प्रोटेक्शन तो देना ही है, लेकिन प्रोटेक्शन में हम ये ना कि उसके अधिकारों को रोक दें, उसको आगे बढ़ना रोक दें, तो वहां पर उसको जीवन कौशल देते हुए मिनिमम सुरक्षा, सड़क में जाना है तो मिनिमम सुरक्षा कैसी रहेगी कि भाई जो गाड़ी है जिधर से आ रही है उसी तरफ जाना है, ताकि जी मुझे लगता है नेटवर्क का कुछ इश्यू हो गया है। जी, टेक्निकल रीजन से। तो अजीत सर आप भी तब तक प्लीज। जी बस मेरी तरफ से इतना ही है। जी धन्यवाद सर। जी, बस इतना ही कहना है, आपने बहुत ही सार्थक चर्चा की है, और अंकिता के साथ जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत। और इस संघर्ष को हमको आगे ले जाना, अगर हम इसके जरिए थोड़ा भी बदलाव ला पाए, और जो एक संवाद का आपने सिलसिला शुरू किया है और धाद ने जो एक पहल की है, अगर इसके जरिए हम थोड़ी भी चेतना पैदा कर पाए, माहौल को थोड़ा भी बदल पाए, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज होगा। और दूसरी बात ये है कि जब तक हम चीजों को राजनीतिक एजेंडे में नहीं लेके जाएंगे, सामाजिक रूप से ये चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत सारा बदलाव सरकारों के जरिए होना है, राजनीतिक जो लोग हैं, सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, उनके जरिए होना है बहुत सारी चीजें। तो जब तक उनको प्रभावित नहीं होंगी, वोट के मुद्दे नहीं बनेंगे, जब तक चुनावी मुद्दे नहीं बनेंगे, खासतौर पर महिलाओं से जुड़े मुद्दों का चुनावी मुद्दा बनना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। जी और उनमें महिला सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, उसके अलावा हेल्थ है, उनका शिक्षा है। तो जब तक महिलाओं के मुद्दे चुनावी मुद्दे नहीं बनेंगे, तब तक राजनीतिक दल परवाह करने वाले नहीं है। जी ये मेरा इतना ही बिल, कहना है। जी बिल्कुल सर। और बिल्कुल जैसा कि सर ने कहा, तो हम समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन समानता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, जब हम जेंडर समानता की बात कर रहे हैं, कि हमें भी पुरुषों की तरह लंबा होना है, उनकी तरह बॉडी बनानी है, बिल्कुल भी नहीं। समानता जो होगी वो वैचारिक स्तर पर होगी, समानता होगी अवसरों की, यानी समान अवसर दोनों को मिले, और ये अधिकार हमें देता है भारत का संविधान और प्रकृति दोनों। तो हमें समानता चाहिए विचारों की, अवसरों की, और इज्जत की। जी बिल्कुल, तो वो सब बहुत जरूरी है, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि किस समानता की बात हो रही है। और यहाँ लड़ाई पुरुषों से नहीं है, पितृसत्ता से है, जो जैसा कि हमारे गेस्ट ने भी कहा, दोनों के लिए हानिकारक है, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। और एक बहुत अहम मुद्दा जिस पर आज बात हुई, कि अपने हक पहचाने और राजनीतिक रूप से महिलाओं को मुद्दों को आगे लाने में भी हेल्प करे, तभी चीजें बदल पाएंगी। और घर परिवार से भी बदलाव लाना है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जो बदलाव है वो राजनीतिक भी होने वाला है।
तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ आपसे अर्चना, और फिर मिलूंगी बहुत जल्द अगले लाइव सेशन के साथ किसी स्कूल या कॉलेज में, और फिर हम लोग वहां पे जाके बच्चों से बात करेंगे। और धन्यवाद आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए। एक बार फिर से धन्यवाद हमारे गेस्ट के लिए। फिर बाद दोबारा भी हम जरूर उन्हें परेशान करते रहेंगे इस धन्यवाद मुद्दे को धन्यवाद। लेकर के। जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों का शामिल होने के लिए, और आप सभी का भी हमारे साथ लाइव में बने रहने के लिए।